Yes, so these are the notes which you will be getting, which you are supposed to complete the things. Okay, ये अपना taxes are of two type, और अरेंजमेंट ऑफ इनकम टैक्स कैसे होता है, गवर्नमेंट टैक्स कैसे कलेक्ट करता है, असेसमेंट कैसे होता है, चार्ज ऑफ इनकम टैक्स का मतलब क्या, सेक्शन 4 क्या है, स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ टैक्स कैसे कैसे होते हैं, डिफॉल्ट रेजिम में क्या वगैरह वगैरह. आई होप यू रिमेंबर ऑल दिस डिफरेंट थिंग वी हैव डिस्कस्ड. डेफिनेशंस आर ऑफ टू टाइप, इंक्लूसिव, एग्जॉस्टिव. फिर इनकम का डेफिनेशन 224, फिर एसएससी का डेफिनेशन वो भी अपना पूरा करके हो गया. पर्सन का डेफिनेशन अपना पूरा करके हो गया कि इंडिविजुअल का मतलब क्या, एचयूएफ का मतलब क्या, दायभा का मतलब क्या और मिताक्षरा मतलब क्या, कंपनी का मतलब क्या है, फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, एवरी अदर आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, ये सब देख के हो गया. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रीवियस ईयर, सेक्शन 2 सबसेक्शन 34 विथ सेक्शन 3. देन विल टॉक अबाउट असेसमेंट ईयर एंड देन विल टॉक अबाउट एग्रीकल्चरल इनकम. ओके, सो प्रीवियस ईयर, व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रीवियस ईयर? प्रीवियस ईयर मीन्स द प्रीवियस ईयर एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 3. बहुत सिंपल डेफिनेशन है, प्यारा डेफिनेशन है. इसके पहले हमने जो अलग अलग डेफिनेशन दिखा उसके मुकाबले काफ़ी अच्छा डेफिनेशन है कि प्रीवियस ईयर मीन्स, मतलब ये कौन सा डेफिनेशन हो गया, एग्जॉस्टिव. प्रीवियस ईयर मीन्स द प्रीवियस ईयर एज डिफाइंड इन सेक्शन 3. मतलब एक्चुअली स्पीकिंग अगर आप दिमाग चलाओगे आपको समझेगा कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 34 का जो ये डिटेल्स है, ये सेक्शन डेफिनेशन है, ये एक्चुअली डेफिनेशन है ही नहीं, ये पॉइंटर है. ये सिर्फ बताता है कि भैया प्रीवियस ईयर का डेफिनेशन पढ़ने का रहेगा तो किसके पास जाना, तो बोलते हैं कि सेक्शन 3 के पास जाना. मतलब इनडायरेक्टली हमको अभी समझ में आ गया कि पहला सेक्शन एज यूजुअल प्रीएम्बल का रहेगा, सेक्शन 2 डेफिनेशन का सेक्शन है और सेक्शन 3 प्रीवियस ईयर का डेफिनेशन उसके अंदर दिया हुआ है. तो सेक्शन 3 भी फिर से डेफिनेशन ही है. सेक्शन 4 चार्जिंग सेक्शन है, सेक्शन 5 स्कोप ऑफ टोटल इनकम है, सेक्शन 6 रेसिडेंशियल स्टेटस है. मतलब एक लाइन में अपने को भी बहुत सारे सेक्शंस याद आ गए. 1 मतलब प्रीएम्बल, 2 मतलब डेफिनेशन, 3 मतलब प्रीवियस ईयर का डेफिनेशन फिर से एक बार, 4 मतलब चार्ज ऑफ इनकम टैक्स, 5 मतलब स्कोप ऑफ टोटल इनकम एंड 6 मतलब रेसिडेंशियल स्टेटस. सो दीज आर द पॉइंट्स व्हिच वी ऑलरेडी स्टडीड. प्रीवियस ईयर मीन्स द प्रीवियस ईयर एज डिफाइंड इन सेक्शन 3. एंड देन सेक्शन 3 क्या बोलता है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट. प्रीवियस ईयर मीन्स, सो अगेन द वर्डिंग इज प्रीवियस ईयर मीन्स, दैट मीन्स अगेन इट इज एग्जॉस्टिव डेफिनेशन. द फाइनेंशियल ईयर immediately preceding the assessment year. So the wordings which are used are previous year means what? Previous year means the financial year. Previous year means the financial year बोला, इसका मतलब क्या हो गया कि हमको कंपलसरी कैलेंडर ईयर को भूल जाने का, हमको फाइनेंशियल ईयर को याद रखने का. क्लियर में क्या बोल रहा हूँ? जनरली फाइनेंशियल ईयर कब चालू होता है, 1 अप्रैल को, और खत्म कब होता है, 31 मार्च को. दैट्स व्हाट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. सो इट इज प्रीवियस ईयर मीन्स द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर. सो असेसमेंट ईयर के पहले का साल, असेसमेंट ईयर के पहले का फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर के पहले का फाइनेंशियल ईयर मतलब प्रीवियस ईयर रहता है. तो सर असेसमेंट ईयर का मतलब क्या है, वो अपने को देखना पड़ेगा. प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ अ बिजनेस और प्रोफेशन न्यूली सेटअप or source of income newly coming into existence in the said financial year, the previous year shall be the period beginning with the date of setting up of the business or profession, or as the case may be, the date on which the source of income newly comes into existence and ending with the said financial year. अगेन एक छोटा शब्द नया वाला आ गया जो हमने सीखा था इसके पहले, अगर याद रहेगा तो वो शब्द क्या था, प्रोवाइडेड. प्रोवाइडेड शब्द आ गया, मतलब क्या समझ जाने का कि ऊपर जो दिया है उसका ये एक्सेप्शन है. ऊपर क्या बोला है, प्रीवियस ईयर मीन्स द फाइनेंशियल ईयर. फाइनेंशियल ईयर मतलब मन में क्या आता है अपना, 1 अप्रैल को चालू होगा और 31 मार्च को खत्म होगा. लेकिन बोलते हैं कि कुछ कुछ केस में शायद वो 1 अप्रैल को चालू नहीं होगा. इफ द बिजनेस इज स्टार्टेड न्यूली इन द करंट अकाउंटिंग ईयर, इन दैट केस इट कैन नॉट स्टार्ट ऑन 1 अप्रैल, इट विल स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ बिगिनिंग ऑफ द बिजनेस, commencement of the business, provided that in the case of a business or profession newly set up or a source of income newly coming into existence, the said financial year or the previous year shall be the period beginning with the date of setting up of the business or commencement of such profession, ending up to 31st of March. क्लियर में कैसे बोल रहा हूँ, तो हमेशा वो 1 अप्रैल को ही चालू होगा ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है. उन्होंने खुद ही बोल के रखा है, नया नया गर्मा गर्म ताज़ा ताज़ा बिजनेस रहेगा तो इन दैट केस जब से चालू हुआ तब से आगे देखो. बाद में बोलता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 34 का फिर से बार हम बेसिक पॉइंट देखेंगे कि इट्स नॉट अ डेफिनेशन, इट्स अ पॉइंटर, बट इट टेल्स यू दैट इट इज अ फाइनेंशियल ईयर. नाउ नोट दैट प्रीवियस ईयर इज डिफाइंड नॉट एज अ कैलेंडर ईयर बट and not even as a period of 12 months. So there is no guarantee that previous year will always be a period of 12 months. It can be equal to 12 months or more than 12 months, or less than 12 months. More than 12 months तो कभी होने वाला नहीं है. Next part. So it means the previous year for all types of SSC is uniform. This is the new important point. उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि इंडिविजुअल के लिए अलग प्रीवियस ईयर है और
फर्म के लिए अलग प्रीवियस ईयर है और कंपनी के लिए अलग प्रीवियस ईयर है, ऐसा कुछ बोला हुआ नहीं। उन्होंने सीधा बोल कर रखा प्रीवियस ईयर मतलब ये बस, बाकी कुछ नहीं। और वो भी कैसे बोल कर रखा, एग्जॉस्टिव प्रीवियस ईयर मीन्स। सो ऑटोमेटिकली तुमको ये पूछने का जरूरत ही नहीं है कि सर मैं अगर इंडिविजुअल एसएससी हो तो मेरे लिए कुछ अलग साल है क्या। नहीं सर, हमारा वो मारवाड़ में नहीं तो गुजरात में हमारा अलग अकाउंटिंग ईयर चलता है सर, हम लोग वो विक्रम संवत फॉलो करते हैं, हम लोग ये बाकी सब नहीं चालू करते हैं। हमारा वो गुड़ी पाड़वा को चालू होता है, नहीं तो हमारा कुछ दशहरा को चालू होता है, नहीं तो कुछ और जगह पर चालू होता है। वो तुम कुछ भी करो, तुमको चाहिए तो अलग बुक्स ऑफ अकाउंट सेपरेटली मेंटेन करो, बट इनकम टैक्स के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट जो लगेगा दैट विल कम ऑलवेज फ्रॉम आइदर 1 अप्रैल टू 31 मार्च और बिगिनिंग ऑफ द बिजनेस और सेटिंग अप ऑफ द प्रोफेशन टू 31 मार्च। और कंपनी रहेगी तो भी सेम, पार्टनरशिप फॉर्म रहेगी तो भी सेम, एचयूएफ रहेगी तो भी सेम, इंडिविजुअल रहेगा तो भी सेम, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन रहेगा तो भी सेम, लोकल अथॉरिटी रहेगी तो भी सेम। It may be equal to or less than 12 months but can never be more than 12 months. So for an existing business continued year after year, पिछले सालों से अपना बिजनेस चालू है। साइली मैडम का क्लास टेस्ट सीरीज, मेरा क्लासेस, कौस्तुभ सर का क्लासेस, पिछले मेरा क्लासेस कौस्तुभ सर का क्लास पिछले 25 साल से चालू है। सो इन दैट केस हमारा प्रीवियस ईयर क्या रहेगा फिर, फ्रॉम द 1 अप्रैल अप टू 31 मार्च, काम खत्म। लेकिन अगर न्यूली स्टार्टेड बिजनेस रहेगा ड्यूरिंग द ईयर तो अपना प्रीवियस ईयर क्या रहेगा, फ्रॉम द कमिटमेंट डेट अप टू 31 मार्च। अगर ओल्ड बिजनेस विच इज डिसकंटिन्यूड ड्यूरिंग द करंट ईयर, पुराना बिजनेस अब इस साल बंद कर दिया, जरूरी नहीं कि 31 मार्च को ही बंद करेगा, तो फिर फ्रॉम 1 अप्रैल अप टू द डेट ऑफ एंडिंग ऑफ द पर्टिकुलर बिजनेस एंड विच इज स्टार्टेड न्यूली एंड डिसकंटिन्यूड ऑल्सो इमीडिएटली। मैंने साली मैडम ने और कौस्तुभ सर ने डिसाइड किया कि इस साल हम क्या करेंगे, मैंगो का बिजनेस करेंगे। कब डिसाइड किया, मई महीने में, जून में खत्म भी किया, बाद में कान पकड़ा, बोला नेक्स्ट ईयर से करने का नहीं, तो चालू भी किया मई महीने में और खत्म भी कर दिया जून महीने में, और बाद में अगले साल करने वाला हुई नहीं, तो प्रीवियस ईयर इज गोइंग टू बी फ्रॉम मई टू जून। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ, ओके। सो दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में हम क्या करते हैं मुझे पता नहीं, तुम बताओ। प्रीवियस ईयर में हम क्या करते हैं, रिटर्न भरते हैं कि टैक्स भरते हैं, टैक्स भरते हैं। प्रीवियस ईयर में हम लोग इनकम कमाते हैं और इनकम कमाते कमाते हम लोग टैक्स भरते हैं, और असेसमेंट ईयर में हम लोग रिटर्न भरते हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चेकिंग करता है। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ। तो जैसे हम लोग स्कूल में क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर में हम लोग पढ़ाई करते हैं और असेसमेंट ईयर में हम लोग पेपर लिख के देंगे और बाद में वो लोग चेक करेंगे। सेम लॉजिक यहाँ पे होने वाला है, ओके। सो असेसमेंट ईयर का डेफिनेशन किसने दिया, फिर सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 ने दिया हुआ है। असेसमेंट ईयर मीन्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। जब प्रीवियस ईयर की बात चल रही थी तब बोला था प्रीवियस ईयर मीन्स द फाइनेंशियल ईयर, और यहाँ पे बोलते असेसमेंट ईयर मीन्स द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। सो दे आर नॉट यूजिंग द वर्ड फाइनेंशियल ईयर। क्यों, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर शब्द यूज किया तो कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। इट कैन बी इक्वल टू 12 मंथ्स और लेस देन 12 मंथ्स ऑल्सो। तो यहाँ पे क्लियरली बोल कर रखा है असेसमेंट ईयर इज ऑलवेज ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। असेसमेंट ईयर 12 मंथ से कभी छोटा होने वाला नहीं है। असेसमेंट ईयर मीन्स ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स कमिंसिंग ऑन 1st डे ऑफ अप्रैल एवरी ईयर। अब बच्चा लोगों को जो मैंने बोला है वो तो सुनाई देता ही है, और जो नहीं बोला है वो भी सुनाई देता है। एग्जाम में लिख के आते हैं, सर मुझे परफेक्टली आता है असेसमेंट ईयर का डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 में लिख के आया, असेसमेंट ईयर मीन्स द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स कमिंसिंग ऑन 1st डे ऑफ अप्रैल एवरी ईयर एंड एंडिंग ऑन 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। ये अगला सेंटेंस बोलने की जरूरत नहीं है, एंड एंडिंग ऑन 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर बोलने की जरूरत नहीं है। 12 महीने का पीरियड है, 1 अप्रैल को चालू हुआ है तो तभी खत्म होने वाला है। इनकम टैक्स बोलो, कोई भी कानून बोलो, किसी भी शब्द को खाली फुकट यूज नहीं करता है, जरूरत रहेगी तो ही यूज करता है, वरना यूज नहीं करता है। सो डोंट गो ऑन इलैबोरेटिंग, इट्स ए डेफिनेशन। डेफिनेशन कहता है 12 महीने का पीरियड है, 1 अप्रैल को चालू होगा, बस काम खत्म। Unlike previous year, the assessment year is defined as a period of 12 months. Therefore, it cannot be less than 12 months. वो हमेशा कितना रहेगा, 12 महीने का ही रहेगा, ओके। देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट। तो अभी प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर के बीच का लिंक देखने का कोशिश करेंगे। मेरे ख्याल से मैंने बोला था, अगर आपको याद रहेगा तो, कि जिस तरह से मैं डबल रोल प्ले करता हूँ, मैं नंबर 1 बेटा भी हूँ और मैं नंबर 2 बाप भी हूँ। मैं बेटा किसका हूँ, मेरे पिताजी का बेटा हूँ, और मैं बाप किसका हूँ, मेरे बच्चों का बाप हूँ। इसका मतलब हुआ मैं बाप हूँ कि मैं बेटा हूँ। मैं बोलूँगा सर मैं डबल रोल प्ले करता हूँ। वैसा हर एक फाइनेंशियल ईयर डबल रोल प्ले करता है। आई रिपीट, हर एक फाइनेंशियल ईयर डबल रोल प्ले करता है। वो एट द सेम टाइम प्रीवियस ईयर रहता है, एट द सेम टाइम असेसमेंट ईयर रहता है। उसके पहले जो साल खत्म हो चुका है उसका वो असेसमेंट ईयर है, और उसके बाद में जो साल आने वाला है उसका वो प्रीवियस ईयर है। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ। सो प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर, देयर इज अ ड्यूअल रोल फॉर फाइनेंशियल ईयर। एवरी फाइनेंशियल ईयर प्लेज अ डबल रोल, ड्यूअल रोल। इट इज अ प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर एट द सेम टाइम। इट्स द प्रीवियस ईयर ऑफ इट्स सक्सीडिंग ईयर, बाद में आने वाला मतलब सक्सीडिंग, एंड इट्स द असेसमेंट ईयर ऑफ इट्स प्रीसीडिंग ईयर, उसके पहले जो हो चुका है उसका असेसमेंट ईयर है। एग्जांपल, अगर मैं कंसीडर करता हूं फाइनेंशियल ईयर 13-14, देन इट इज द असेसमेंट ईयर ऑफ इट्स प्रीसीडिंग ईयर ऑफ 12-13, एंड सेम फाइनेंशियल ईयर ऑफ 13-14 इज द प्रीवियस ईयर ऑफ सक्सीडिंग ईयर ऑफ 14-15। सबको समझा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सो आई कैन स्पेसिफाई कि अगर मैं 2023-24 इस साल के बारे में बात कर रहा हूँ, जस्ट एग्जाम्पल, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट प्रीवियस ईयर 23-24, देन दिस ईयर इज प्लेइंग डबल रोल। एक्चुअली 22-23 ने भी डबल रोल प्ले किया है, 24-25 ने भी डबल रोल प्ले किया है, डोंट वरी।
बट मैं अभी सिर्फ इसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो इन दैट केस 23, 24, तो उसका 22, 23 क्या बोलेगा कि यार मेरा असेसमेंट ईयर 23, 24 है, और 24, 25 क्या बोलेगा, अरे मेरा प्रीवियस ईयर 23, 24 है। कोई बोलेगा फिर 23, 24 है कौन, प्रीवियस ईयर है क्या असेसमेंट है? मैं बोलूँगा सर उसका एक फाइनाइट आंसर नहीं है, आप कहाँ से देख रहे हो उसके हिसाब से आंसर चेंज होगा। अगर आप 22, 23 के वहाँ से देख रहे हो तो 23, 24 कौन देखेगा आपको, असेसमेंट ईयर के रूप में दिखेगा। और वही अगर आप 23, 24 की तरफ 24, 25 की तरफ से देख रहे हो, उस जगह से देख रहे हो, इन दैट केस आपको एक कैसे देखेगा, प्रीवियस ईयर करके देखेगा। दैट मीन्स 23, 24 इज प्लेइंग द डबल रोल। सिमिलरली 22, 23 ने भी डबल रोल प्ले किया है। वो 23, 24 के लिए कौन है, प्रीवियस ईयर है, और 21, 22 के लिए कौन है, असेसमेंट ईयर है। कह रहे समझ में कैसे बोल रहा हूँ। और 24, 25 ने भी डबल रोल प्ले किया हुआ है। वो 23, 24 के लिए कौन है, असेसमेंट ईयर है, और आगे जो 25, 26 रहेगा उसके लिए कौन बन जाएगा, प्रीवियस ईयर बन जाएगा। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ। वही यहाँ पे टेबल में लग के रखा है कि हर एक फाइनेंशियल ईयर किसका असेसमेंट ईयर है और किसका प्रीवियस ईयर है। यू कैन अंडरस्टैंड ऑन योर ओन। तो जनरल रूल क्या कहता है, इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज असेस्ड इन द असेसमेंट ईयर फॉलोइंग द प्रीवियस ईयर। ये बेसिक जनरल रूल है कि प्रीवियस ईयर में पैसा कमाओ, प्रीवियस ईयर में टैक्स भरो, और बाद में असेसमेंट ईयर में रिटर्न भरो, और असेसमेंट ईयर में आपका रिटर्न चेक किया जाएगा। दिस इज द बेसिक रूल ऑफ बेसिक इनकम टैक्स। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ। लेकिन इस रूल को कुछ एक्सेप्शंस है। व्हाट आर द एक्सेप्शंस? केसेस वेयर द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज असेस्ड इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। मतलब उस साल का इनकम आपने उस साल में कमाया है, उसका टैक्स भी उसी साल में भरा हुआ है, और उसका चेकिंग भी उसी साल में होगा। आई एम रिपीटिंग अगेन, द इनकम इज अर्न इन अ पर्टिकुलर ईयर, then by default you are going to pay tax in the same year. Only thing is that you are going to submit the return in the next year and checking will happen obviously in the next year. लेकिन कुछ साल ऐसे हैं कि जहां पे आपका प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर दोनों सेम रहने वाला है। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ। आपका प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर दोनों क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। मतलब आप उसी साल में पैसा कमाओगे, उसी साल में टैक्स भरोगे, और उसी साल में उसका चेकिंग भी किया जाएगा। ऐसा कब होगा? तो देयर आर 5 डिफरेंट केसेस। एक सेक्शन 172 का केस है, एक 174 का केस है, एक 174A का केस है, एक 175 का केस है, और एक 176 का केस है। 172, 174, 174A, 175 एंड 176। ये जो छोटा सा चार्ट है ये आपके एग्जाम के काम का है, ट्रू और फॉल्स में आता है। सिंपल क्वेश्चन कि प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर आर ऑलवेज डिफरेंट, ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन। आपको बोलना पड़ेगा ऑलवेज डिफरेंट नहीं है। समटाइम्स प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर कैन बी सेम। द 5 डिफरेंट सिचुएशंस वेयर इन प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर आर सेम आर गिवन अंडर सेक्शन 172, 174, 174A, 175 एंड 176। यहाँ पे प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर अलग अलग नहीं है, यहाँ पे प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर दोनों सेम है। क्या कहता है फिर 172? शिपिंग बिजनेस ऑफ अ नॉन रेसिडेंट। आप खुद कौन हो? नॉन रेसिडेंट हो। नॉन रेसिडेंट मतलब आप भारत में रहते नहीं हो। समझते मैं कैसे बोल रहा हूँ। आई एम रिपीटिंग अगेन, हम भारत के सिटीजन की बात नहीं कर रहे हैं, हम रेसिडेंशियल स्टेटस की बात कर रहे हैं। अगर आपको याद रहेगा तो मैंने बोला था रेसिडेंशियल स्टेटस बेसिकली कितने तरीके का रहता है, 3 तरीके का रहता है। एक कौन सा, रेसिडेंट, दूसरा कौन सा, डीम्ड टू बी रेसिडेंट, और तीसरा कौन सा, नॉन रेसिडेंट। फिर वो रेसिडेंट रहेगा तो उसके अंदर 2 कैटेगरी हो जाती है इंडिविजुअल HUF के लिए, ROR नहीं तो RNOR। वो अपने को सीखने का है, आज नहीं होगा करने के लिए, कल के फिर परसों के लेक्चर में आ जाएगा वो सब चीज़ें कि कैसे डिसाइड करते हैं ROR है कि RNOR है कि क्या करें। आज और कल में अपना बाकी का बेसिक कंसेप्ट से पूरा हो जाएगा। क्लियर मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अगर सपोज वो रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करते करते ये समझ में आ गया कि अपना हीरो नॉन रेसिडेंट है, रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करते करते नजर आ गया कि अपना हीरो नॉन रेसिडेंट है, और उसका बिजनेस कौन सा है, शिपिंग बिजनेस है। मतलब वो अलग अलग देश में जाके वहां पर से शिप में सामान लाद के लेके आता है और दूसरे अलग अलग देशों में जाके उसको डिलीवरी कर देता है। जिस तरह से ट्रक का पिकअप रहता है, ट्रेन का मालगाड़ी रहता है, उस तरह से उसका शिपिंग बिजनेस है। समझ में कैसे बोल रहा हूँ। आइदर वो पैसेंजर ट्रैवल करवाता है या फिर वो कार्गो ट्रैवल करवाता है, कुछ तो एक है, उसका शिपिंग बिजनेस है। शिपिंग बिजनेस है और ऊपर से नॉन रेसिडेंट है, तो उसका जहाज जब इंडिया में आएगा यहाँ पे कुछ सामान को उतारेगा, कुछ नया सामान यहाँ पे फिर से भर के लेगा और आगे चला जाएगा। अगर सपोज वो यूरोप से आ रहेगा तो आगे सिंगापुर मलेशिया वहाँ पे चला जाएगा। अगर वो सिंगापुर मलेशिया से आ रहेगा तो फिर वो यूरोप के पास चला जाएगा या फिर अफ्रीका के पास चला जाएगा, वगैरह वगैरह। समझ में कैसे बोल रहा हूँ। लेकिन बीच में यहाँ पे वो अपना पड़ाव डालने वाला है, मतलब यहाँ पे कुछ सामान उतारने वाला है और यहाँ पर नया कुछ सामान फिर से भर के लेके जाने वाला है। तो मतलब उस शिपिंग बिजनेस ने भारत में कुछ पैसा कमाया है। समझ में कैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि उसको यहाँ पे कोई ना कोई तो कस्टमर मिला है जिन्होंने बोला अच्छा शिप आपका ये तारीख को आएगा क्या, मुझे उसको ना सऊदी अरब को भेजने का है, मेरा ये पर्टिकुलर सामान है, मुझे सऊदी अरब को भेजना है। समझ में कैसे बोल रहा हूँ। तो आपने बोला ठीक है, फिर आप मेरा शिप आएगा तभी वहाँ पे डॉक में लेके आ जाओ, मैं उसको लाद के लेके जाऊँगा और सऊदी अरब को डिलीवरी दे दूँगा, काम खत्म। लॉजिस्टिक्स का बिजनेस है आपका, अच्छा से शिपिंग का बिजनेस है आपका।
तो जो कस्टमर है इंडिया का, उसने बोला कितना पैसा, आपने उसको अमाउंट बता दिया, इतना चार्जेस लगने वाला है उसके लिए, आप कितना मीट्रिक टन कितना टन क्या भेजने वाले हो उसके हिसाब से बताओ। तो कस्टमर ने बोला ठीक है, इतना फ्रेट वगैरह जो भी कुछ है वो फिक्स हो गया, और आपने उसको बिलिंग भी भेज दिया, उसने आपके पैसा भी ट्रांसफर कर दिया। ये पैसा आपने क्यों कमाया? क्योंकि आपको भारत में कस्टमर मिला हुआ है, आपका बिजनेस भारत के बाहर रजिस्टर्ड है, आप खुद भारत के बाहर रहते हो, नॉन रेसिडेंट हो, समझ मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन आपने भारत के अंदर पैसा कमाया। और आपका स्पेशलिटी क्या है? आपका शिप भारत के डॉक में शायद 10-15 दिन के लिए रुकेगा और बाद में यहाँ से निकल जाएगा। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? आपका शिप यहाँ पे 10-15 दिन के लिए रुकेगा और निकल जाएगा, और आपका शिप काफ़ी बड़ा है, कार्गो शिप है, तो इसमें एक एक जो बड़ा कंटेनर रहता है वही कुछ 1 टन 10 टन 15 टन 20 टन, मुझे पता नहीं, मैंने कभी गया नहीं वहाँ पे करके, बट ऐसा कुछ बड़ा बड़ा कंटेनर्स रहेगा। आप शायद कभी डॉक्यूमेंट्री में वगैरह देखा रहेगा, आपको समझेगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ करके। इतने बड़े बड़े कंटेनर्स रहेंगे तो एक एक कंटेनर का भाड़ा ही उसका बहुत सारा रहने वाला है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो इनकम टैक्स क्या बोलेगा, भारत का सरकार का इनकम टैक्स क्या बोलेगा? देखो भाई, आपने भारत में इनकम कमाया ना, टैक्स भरना पड़ेगा। भारत ने इनकम कमाया, टैक्स भरना पड़ेगा। बोलते ठीक है सर, अभी तो प्रीवियस ईयर है ना, अभी इनकम कमाया, अब मैं क्या करता हूँ, इनकम कमाता हूँ, साल खत्म होने के पहले आपको टैक्स भर देता हूँ, और साल खत्म होने के बाद अगले साल आपको रिटर्न भरता हूँ, बाद में आप चेकिंग करो। गवर्नमेंट बोलेगा लेकिन क्या गारंटी है कि आपका शिप वापस आएगा अगले साल? क्या गारंटी है कि आप सचमुच बाहर जाने के बाद वहाँ से फिर से एक बार टैक्स भरोगे? हमने जो बोला वो डेट के हिसाब से, हमको नहीं गारंटी बाबा आप ये करोगे कि नहीं करोगे। उससे अच्छा आपको हम लोग डॉक में से अपना शिप बाहर निकालने का परमिशन तब देंगे जब आपने टैक्स भी भरा है और रिटर्न भी भरा हुआ है। बोलते हैं सर लेकिन आपने बोला ना प्रीवियस ईयर में पैसा कमाओ और असेसमेंट ईयर में टैक्स चेकिंग होगा। तो सर अभी नहीं गए, अभी कल नेक्स्ट है, आपने खुद ने रूल बनाया। हम बोलते हैं हाँ हमने वो रूल बनाया, लेकिन बाबा हमने एक्सेप्शन भी बनाया हुआ है, सेक्शन 172 में एक्सेप्शन है कि फिर से शिपिंग बिजनेस ऑफ अ नॉन रेसिडेंट पैसा पकड़ेंगे। लेकिन सपोज अगर आकांक्षा ने बोला सर मेरा भी शिपिंग बिजनेस है, आकांक्षा इज रेसिडेंट इन इंडिया, तो उसको हर बार ऐसा करने की जरूरत है क्या? नहीं, शी इज रेसिडेंट, दैट मींस एनीवे शी इज गोइंग टू बी अवेलेबल फॉर द पर्पस ऑफ सेंडिंग नोटिसेस एंड एवरीथिंग एल्स। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो हर एक शिपिंग बिजनेस को पकड़ा नहीं है सेक्शन 172 ने, उसने सिर्फ नॉन रेसिडेंट के शिपिंग बिजनेस को बोला है कि भैया आपके लिए पीवाई एंड एवाई आर सेम। पीवाई मतलब क्या? प्रीवियस ईयर। एवाई मतलब क्या? असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर क्या रहता है? 12 महीने का भी रह सकता है, 12 महीने से कम पीरियड का भी रह सकता है, और असेसमेंट ईयर क्या रहता है? हमेशा 12 महीने का ही रहता है। प्रीवियस ईयर हमेशा पहले आता है, असेसमेंट ईयर हमेशा प्रीवियस ईयर के बाद में आता है। ये सब चीजें अपने सीखे हो गया था, और उसके हिसाब से अपने को समझा कि जनरली असेसमेंट ईयर में चेकिंग होता है, लेकिन 5 अलग अलग केसेस है जहां पे असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों एक हो जाते हैं। उसमें से पहला केस मेरा सीखा क्या हो गया? सेक्शन 172 शिपिंग ऑफ नॉन रेसिडेंट, शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट। सेकंड वन, पर्सन लीविंग इंडिया, जो भारत को छोड़ के हमेशा के लिए जा रहा है। डंकी वंकी पिक्चर देखा रहेगा, नहीं देखा रहेगा मुझे पता नहीं। डंकी तो इलीगल रूट से जा रहा है तो उसका काम ही खत्म। लेकिन जो लीगल रूट से जा रहे हैं, भारत सरकार बोलते हैं आप जा रहे हो ठीक है नो प्रॉब्लम, लेकिन जाने के पहले भैया अभी इस साल का रिटर्न भर के जाना। बोलेगा सर अभी तो सितंबर महीना चालू है ना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीना ही हो गया, और 6 महीना बाकी है, वो होने दो, उसके बाद में फिर मैं अगले साल रिटर्न भरने को आऊँगा। बोले क्या गारंटी? तो आएगा नहीं आएगा। जाने के पहले इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेके जा। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? सर नहीं हम तो गए थे सिंगापुर को घूमने के लिए 5 दिन के लिए, केसरी टूर्स, बिना टूर्स, तो या फिर SOTC रही तो क्या और कुछ रहेगा अगर थॉमस कुक वगैरह करके, हमको नहीं मांगा ऐसा कुछ सर्टिफिकेट। यू आर नॉट लीविंग इंडिया, यू आर टूरिंग आउट ऑफ इंडिया। लिविंग इंडिया मतलब छोड़ के जा रहा है, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए छोड़ के जा रहा है। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? इन दैट केस हम बोलेंगे देखो भैया आप जल्दी वापस आओगे नहीं आओगे पता नहीं है, अभी आपको क्या करना पड़ेगा, इसी साल में पहले अपना इस साल का रिटर्न भरना पड़ेगा, आपका प्रीवियस ईयर असेसमेंट दोनों सेम हो जाएगा। नेक्स्ट, AOP और BOI और आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन फॉर्म्ड फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट और अ पर्पज। अभी आप काफ़ी छोटे हो उम्र में, इसलिए शायद आपको ये पता नहीं रहेगा, शायद आपको ये आर्टिस्ट भी पता है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन एक माइकल जैक्सन नाम का आर्टिस्ट है, एक आर्टिस्ट था, बता रहे पॉप आर्टिस्ट था, काफ़ी अच्छा डांसर था। मैं कॉलेज में था तभी मैं भी उसका दीवाना था, अभी भी मुझे उसका गाना अच्छा लगता है। तभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक स्पेशल प्रोग्राम रखा था, ओके, और उसके लिए एक विस्क्राफ्ट के क्या नाम का एक कंपनी चालू किया गया था, ओके। कंपनी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं वो उसका फॉर्म क्या था, ऑर्गेनाइजेशन क्या था करके, बट एक सेपरेट इंस्टीट्यूशन चालू किया गया था विस्क्राफ्ट नाम का वाला करके, और उसका काम क्या था? सिर्फ वो एक शो पहले अरेंज करने का। वो शो होने के बाद में उसमें बहुत सारा टिकट बेचा गया, फिर बहुत सारा पैसा आया, और बाद में वो जो ऑर्गेनाइजेशन चालू किया था विस्क्राफ्ट के क्या, वो बंद हो गया, खत्म। इट वॉज स्टार्टेड एंड आफ्टर द वन सिंगल इवेंट इट वॉज डिसॉल्व। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो चालू किया कब? मे बी
मई महीने में, जून महीने में, और वो अक्टूबर के नवंबर में उसका प्रोग्राम हो गया था दिवाली के आसपास। प्रोग्राम खत्म होने के बाद बंद भी कर दिया। AOP BOI artificial juridical person formed for a particular event or for a particular purpose, and after the purpose it is over, then the institution is also dissolved। हम बोलेंगे फिर डिसॉल्व होने के पहले क्या करना पड़ेगा? इनकम टैक्स से रिटर्न भरना पड़ेगा। नहीं तो आपने इतना सारा टिकट बेचा, कह रहे समस्या मैं क्या बोल रहा हूँ, उसका पैसा कमाया और उसका रिटर्न भी नहीं भरोगे। आपने बोल अरे हम क्या करें, आपने बोला प्रीवियस ईयर में ऐसा, असेसमेंट ईयर में वैसा, असेसमेंट ईयर तो एसएससी ही नहीं है, गायब हो गया वो। हम बोलेंगे नहीं भाई आपको करना पड़ेगा। इनफैक्ट इफ यू रिमेंबर दिस रूल विच आई हैड मेंशन्ड हियर, दिस सिचुएशन, बिजनेस स्टार्टेड एंड स्टॉप ड्यूरिंग द ईयर। इस केस में क्या हो जाएगा, आपका प्रीवियस ईयर 12 महीने से छोटा हो जाएगा एंड एट द सेम टाइम प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर दोनों सेम हो जाएगा। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? घर के बच्चे समझा करें? आर्य सर Yes. Okay. Next, persons likely to transfer property to avoid tax. Persons likely to transfer property to avoid tax. अगर ऐसा कुछ गवर्नमेंट को नजर आता है कि वो कोई अपना बड़ा प्रॉपर्टी है, अभी उसका टैक्स का प्रॉब्लम आ सकता है, ऐसा समझ में आ रहा है, इसलिए फटाफट से प्रॉपर्टी को किसी को ट्रांसफर कर रहा है। गवर्नमेंट बोलेगा ठीक है, क्योंकि एग्रीमेंट करना पड़ता है उसको ना ट्रांसफर करने का, तो गवर्नमेंट बोलेगा वो सब ठीक है, पहले भी रिटर्न भरो और बाद में फिर ट्रांसफर करने को मिलेगा, पहले नहीं आपको डायरेक्टली ट्रांसफर करने को मिलेगा। सो पर्सन्स लाइकली टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। एंड लास्ट वन, डिसकंटिन्यूड बिजनेस। अगर आपने बिजनेस साल के बीच में बंद कर दिया रहेगा तो आपको याद रखना पड़ेगा कि बंद करते करते तुमको उसका रिटर्न भर देना चाहिए। So these are the 5 different cases. Shipping business of a non-resident, persons leaving India, AOP, BOI or artificial juridical person formed for a particular event or a particular purpose, persons likely to transfer property to avoid tax and discontinued business। ये अलग अलग केसेस में आपका प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर जो अलग अलग रहना चाहिए, ये जो रूल है वो तोड़ा जाता है और प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर दोनों सेम कंसिडर किया जाता है। ओके, सो व्हाट हैव वी स्टडीड जस्ट नाउ? What is the meaning of previous year? What is the meaning of assessment year? And what is the interlinking between these two things? And what are the situations wherein the interlink is broken and they are considered as one? समझ में कैसे बोल रहा हूँ? ओके, नेक्स्ट पार्ट। अब कौन है असेसमेंट? असेसमेंट का मतलब क्या है? दैट इज गिवन बाय सेक्शन 2 सबसेक्शन 8। छोटा सा डेफिनेशन है, असेसमेंट इंक्लूड्स रीअसेसमेंट। उन्होंने मतलब ही नहीं बताया असेसमेंट का मतलब क्या है करके, उन्होंने बोल कर रखा असेसमेंट के अंदर रीअसेसमेंट भी आता है। अरे भाई लेकिन असेसमेंट क्या मालूम नहीं तो रीअसेसमेंट का मतलब कैसे समझेगा? बोलता है वो सब नहीं मांगो, मैं इतने बोलता हूँ असेसमेंट इंक्लूड्स रीअसेसमेंट। तो आप अभी अपना दिखाओ पे न जाओ, अपनी अकल लगाओ, क्योंकि इंक्लूसिव डेफिनेशन है। So assessment is the process of checking the authenticity and accuracy of the information provided by the SSE. Generally, it starts with the SSE submitting income tax return. The return may be accepted as it is, or the income tax department may ask the SSE to submit additional reports and documents to support his claim. The SSE may also be called for personal hearing. तो ये सब पूरा सिस्टम को बोलते हैं हम लोग असेसमेंट। एंड रीअसेसमेंट, वंस द चेकिंग इज डन, एन ऑर्डर ऑफ असेसमेंट इज पास बाय द असेसिंग ऑफिसर। If after passing the assessment order it is found that some income has escaped the assessment or that the assessee has not reported all the details that there was an error in the assessment itself, then the completed assessment can be reopened. Such reassessment is also called as assessment for the purpose of income tax. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? जिसको गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने खुद साइन करके दिया है ये असेसमेंट हो गया करके, उसको फिर से बार भी ओपन कर सकते हैं क्या? रीओपन कर सकते हैं। क्लियर ऑल ऑफ यू? So here you complete all the major definitions of income tax. कौन से major definitions है? Income, person, SSE, previous year, assessment year and assessment. These are the basic definitions which you should remember properly. उसमें से कौन सा डेफिनेशन याद रखना जरूरी है? पर्सन का डेफिनेशन बाहर करना पड़ेगा, एसएससी का डेफिनेशन बाहर करना पड़ेगा, असेसमेंट, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर डेफिनेशन याद रखना पड़ेगा। इनकम का डेफिनेशन बाहर नहीं किया तो भी चलेगा। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? ओके, इनकम के डेफिनेशन का जो समरी पॉइंट्स है सब मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, उसका बहुत डिटेल डिस्कशन आपके स्टडी मटेरियल में आप आराम से पढ़ सकते हो। क्लियर? कम से कम एक बार तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसके वजह से स्टडी मटेरियल का लैंग्वेज धीरे धीरे आपके जहन में बैठना चालू हो जाएगा। दैट इज नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ डूइंग द स्टडीज। क्योंकि अगर आप बोलोगे सर मैं अपने हिसाब से अपने लैंग्वेज में सिंपल करके लिखता हूँ, नहीं, आपको सिंपल करके लिखना ही नहीं है, आपको टेक्निकल जर्गन ही यूज़ करना है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? एक मेरे ही नाम का पिक्चर है, आनंद नाम का पिक्चर है, अगर पता रहेगा तो, राजेश खन्ना का पुराना पिक्चर है। ओके, तो उसके अंदर वो बोलते हैं कि अरे क्या हो गया उस राजेश खन्ना के कैरेक्टर को, बोलते इसको लिम्फोसर्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन ऐसा करके बोलते हैं। तो बोलते इतना बड़ा बड़ा नाम क्यों लेते हो? बता दो मेरे पेट में एक भयानक किस्म का ट्यूमर है जिसके वजह से मैं 6 महीने के ऊपर जिंदा नहीं रह सकता वगैरह करके। तो वो जो डायलॉग है मुझे हमेशा अच्छा लगता है। डॉक्टर लोग आपस में बात करते तो कैसे बात करते? दे ऑलवेज स्पीक इन टेक्निकल टर्म्स। इट इज़ नॉट जस्ट टू शो ऑफ कि वो मैंने पढ़ाई किया है, इट इज़ नॉट जस्ट टू टेल अदर्स दैट तुम लोग बुद्धू हो, हम लोग होशियार है, हम लोग अलग है करके। दैट्स नॉट द केस, बिकॉज सर्टन वर्ड्स आर हैविंग स्पेसिफिक मीनिंग्स।
समझ में कैसे बोल रहा हूँ, दे आर डिफाइंड वेरी प्रॉपरली। सो जब हम बात करते हैं तो इन दैट केस कितना तो बार एक ही शब्द के अलग अलग मतलब हो सकते हैं। सो एकदम सिंपल एग्जांपल, अभी मैं अगर कंसिडर करता हूँ श्रुति मैडम का टी शर्ट का कलर कौन सा है, श्रुति बोलेगी सर वो ग्रीन कलर के आसपास ही है। समझने में कैसे बोल रहा हूँ, तो बोले हाँ ग्रीन कलर के आसपास है। अभी आर्य यहाँ पे आया हुआ नहीं है, वो घर से लेक्चर सुन रहा है, तो सोचेगा अरे श्रुति टी शर्ट कौन सा कलर का रहेगा, शायद सर के पीछे जो ग्रीन कलर का पर्दा रहता है उस कलर का रहेगा। वेयर एज इन रियलिटी श्रुति के टी शर्ट का कलर ग्रीन कलर उसके साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करता है। समझने में कैसे बोल रहा हूँ। सो द वर्ड ग्रीन इज हैविंग टोटली डिफरेंट मीनिंग्स नाउ इन आर्यस माइंड, इट इज डिफरेंट। कोई बोलेगा वो 175 नंबर का जो सेक्शन लिखा है ऊपर उसके जैसा ग्रीन रह सकता है, क्या पता कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा। सो इट्स वेरी ऑब्वियस दैट एक ही शब्द के अलग अलग मतलब अलग अलग लोगों के दिमाग में आ सकते हैं। जब हम लोग टेक्निकली बात करते रहते हैं, जब हम लोग स्पेसिफिक वर्ड को यूज करते हैं, स्पेसिफिक टेक्निकल jargon को यूज करते हैं, दैट मीन्स वी आर टेकिंग द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जब मैं ये शब्द यूज कर रहा हूं तो इसका मतलब इस डेफिनेशन के दायरे के अंदर ही बात कर रहा हूं, तो बाकी किसी चीज की बात नहीं कर रहा हूं। दैट मीन्स यू आर रिमूविंग एम्बिग्यूटी, यू आर रिमूविंग द चांस ऑफ अदर्स इंटरप्रेटिंग इट डिफरेंटली एंड आफ्टरवर्ड्स ब्लेमिंग यू कि मुझे नहीं पता तो ऐसा बोल रहा है। बोलता देखो भैया मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बात ही नहीं कर रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग इन टेक्निकल लैंग्वेज। समझ में कैसे बोल रहा हूँ। सो दैट देर इज नो क्वेश्चन ऑफ अरे मुझे ऐसा लगा था, इंटरप्रिटेशन अलग हो गया, फिर उसके से सामने वाले ने गलत डिसीजन ले लिया, फिर बाद में अपने ऊपर फिर से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का नहीं तो कुछ और गलत कंसल्टेशन दिया उसका केस लग गया, वो होना नहीं चाहिए। We will always use technical words when we are writing auditing, when we are writing reports in auditing, when we are giving opinion about accounting standards, when we are talking about corporate law, when we are talking about income tax. पहला तो एक अच्छा फायदा हो ही जाता है कि जब तुम टेक्निकल टर्म में बोलते हो सामने वाला एकदम डर जाता है, अच्छा कुछ तो बड़ा आदमी करके लगता है। समझने में कैसे बोल रहा हूँ। तो इंप्रेशन मारने के लिए टेक्निकल लैंग्वेज इज एनीवे यूजफुल, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हेन यू आर स्पीकिंग टेक्निकल लैंग्वेज यू आर ensuring that you are reducing your own liabilities which may happen on account of people interpreting you wrongly and afterwards suing you. समझ में कैसे बोल रहा हूँ। When it can be proved that your opinion was expressed in technical terms, then you automatically are absolved of all the different liabilities. So technical language को डरने का नहीं, टेक्निकल लैंग्वेज से प्यार करने का। समझ में कैसे बोल रहा हूँ। वही तुम्हारा बड़ा वेपन है, क्योंकि तुम्हारे सामने जो अलग अलग कस्टमर आए रहेंगे वो कितने बड़े IQ के रहेंगे कुछ गारंटी नहीं है। वो शायद बहुत रईस रहेंगे, उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज रहेंगे, बट इसका मतलब नहीं कि उनके पास बहुत सारा दिमाग रहेगा। देयर इज अ ग्रेटर चांस दैट, एंड ये हमेशा होता है, हमेशा होता है कि मैं कुछ अलग बोलता हूँ और सामने वाले को कुछ अलग समझ में आता है। अपने मम्मी डैडी के साथ हम बात करते हैं तभी हम कभी कभी बोलते हैं जाने दो आपको नहीं समझेगा। समझ में कैसे बोल रहा हूँ। तो तुमने जिनकी कोख से जन्म लिया है, जिन्होंने तुमको बचपन से पाल पोस के बड़ा किया है, उनको भी शायद कभी कोई तुम्हारा बोलने का मतलब नहीं समझता है और उनका बोलने का मतलब तुमको नहीं समझता है। तो ये तो क्लाइंट है। समझ में कैसे बोल रहा हूँ। वो सिर्फ तुमको एक स्टोरी बता रहा है, वो मेरा ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है और उसके साथ तुम सॉल्व करने को जा रहे हो। देन यू विल हैव टू बी वेरी मच टेक्निकल, यू शुड नॉट बी अननेसेसरी। चलता है सर, अल्टीमेटली उसको समझ में आना चाहिए। उसको समझाना तुम्हारा जिम्मेदारी नहीं है, तुम उसका कोचिंग क्लास नहीं चला रहे हो, तुम उसको प्रोफेशनल एडवाइस दे रहे हो। समझ में कैसे बोल रहा हूँ। मेरा जिम्मेदारी है कि टेक्निकल लैंग्वेज में भी सिखाऊंगा और फिर से उसको सिंप्लीफाई करके भी सिखाऊंगा। लेकिन जब तुम एग्जाम में लिखोगे तो तुम एग्जामिनर को सिखाने वाले नहीं हो, तुम क्या करने वाले हो, तुम्हारा नॉलेज उसको दिखाने वाले हो। उसको लगना चाह रही है तो फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सिर्फ ये पास होने का बाकी है, बट इसका दिमाग अभी भी चार्टर्ड अकाउंट जैसे ही चलता है। जब तुम ये कॉन्फिडेंस उसके मन में लाओगे तो उसको ऑटोमेटिकली मार्क्स देने का मन करता है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ। थिंक लाइक अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, डोंट थिंक लाइक अ नॉर्मल सर मैं स्टूडेंट हूँ, धीरे धीरे समझेगा। धीरे धीरे कुछ नहीं, आज ही तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, अब इंस्टीट्यूट को प्रूव करके दिखाते हो, देख मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, चुपचाप से मुझे मार्क दे, इंस्टीट्यूट दे देगी, देयर इज नो टेंशन। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ। ओके चलो, सो ये डेफिनेशन जो मैंने बोला है, कौन सा बोला मैंने, पर्सन, एसएससी, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, असेसमेंट, ये पांचों परफेक्टली बाय हार्ट करना। उसके सेक्शन भी याद रखना, सेक्शन याद रखना इसी है। पर्सन के लिए 234, पर्सन के लिए 231 और प्रीवियस ईयर के लिए 234 एंड 3, एसएससी के लिए 27, असेसमेंट के लिए 28, असेसमेंट ईयर के लिए 29। क्लियर में कैसे बोल रहा हूँ। और सर मैं 231 और 234 में कंफ्यूज होता हूँ, क्या करने का, मैंने आपको सिखाया हुआ अल्फाबेटिकल ऑर्डर याद रखने का। पर्सन और प्रीवियस ईयर में पहले कौन आता है, PE आएगा और PR बाद में आएगा, तो 231 पहले आएगा, 234 बाद में आएगा। क्लियर। देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट। नाउ इज कमिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एज वेल एज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। कंफ्यूजिंग है, प्रेशर आने वाला है, डिफिकल्टी लगने वाला है, और अभी अपना नोटबुक जो अब तक हमने जिसका उद्घाटन किया नहीं है उसका उद्घाटन करने का बारी आएगा, थोड़ा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करने का रहेगा। सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 एग्रीकल्चरल इनकम। सेक्शन 10(1) is telling you agricultural income is exempt. In fact, if you remember the first lecture in which we have studied about the Constitution of India,
तभी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने बोल के रखा था कि बाबा एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर इनकम टैक्स लगाने का अधिकार गवर्नमेंट को है ही नहीं। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? और गवर्नमेंट बोला ठीक है इनकम टैक्स एक्ट में, फिर हमने खुद भी बोल के रखा कि एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट इनकम है, सेक्शन 10 सबसेक्शन। एग्जेम्पशन का मतलब क्या है? ये इनकम है क्या? हाँ है। हमको दिख रहा है क्या? हाँ दिख भी रहा है, लेकिन हम उसको पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे? नहीं पकड़ेंगे, छोड़ देंगे, लिंबू टिम्बू छोड़ दिया, चल। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जेम्प्ट। नेक्स्ट, फिर सर एग्रीकल्चरल इनकम इस शब्द का मतलब क्या है फिर? तो दैट डेफिनेशन इज गिवन बाय सेक्शन 2 क्लॉज 1A। सेक्शन 2 क्लॉज 1A is giving you the definition of agriculture income. बोलता है income is agricultural income if it is either by way of rent or revenue or it is the result of agricultural activities or it is income from farm building। तीन अलग अलग इनकम को हमने एग्रीकल्चर इनकम बोला है। किसी भी इनकम को एग्रीकल्चर इनकम बोलने के लिए तीन अलग अलग सिचुएशन रहेगा, तो हम बोलेंगे इसमें से एक भी सिचुएशन रहेगा तो ये एग्रीकल्चर इनकम है। पहला कौन सा? रेंट और रेवेन्यू। रेंट और रेवेन्यू कमिंग फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड। सेकेंड वन, इट इज अ रिजल्ट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। एंड थर्ड वन है इनकम फ्रॉम फार्म बिल्डिंग। देखो मतलब जमीन की वजह से आने वाला इनकम, जमीन के ऊपर काम करने की वजह से आने वाला इनकम और जमीन के ऊपर के बिल्डिंग की वजह से आने वाला इनकम, ये तीन इनकम को हम लोग एग्रीकल्चर इनकम बोलने को तैयार है। अच्छा सर, हमारा बीएमसीसी कॉलेज है और बीएमसीसी कॉलेज में सामने बहुत बड़ा ग्राउंड है और कितना तो बार ये ग्राउंड है हम लोग अलग अलग प्रोग्राम को भाड़े पे देते हैं। तो सर आपने बोला वैसा जमीन का भाड़ा आएगा तो इन दैट केस एग्रीकल्चर इनकम बोलेगा। मैं बोलूंगा नहीं, ऐसा नहीं है। हर जमीन के भाड़े को हम लोग एग्रीकल्चर इनकम नहीं बोलेंगे। जरूरी क्या है? रेंट और रेवेन्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैंड विच इज सिचुएटेड इन इंडिया एंड यूज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस। बीएमसीसी का काफी बड़ा ग्राउंड जो है, जहां पे शायद पॉलिटिकल इंटरव्यूज वगैरह हो सकते हैं, मैराथन वगैरह हो सकती है, स्पोर्ट्स इवेंट्स हो सकते हैं, इवन एग्रीकल्चरल कॉलेज है अपना शिवाजी नगर स्टेशन के वहाँ पे, अगर मालूम रहेगा तो थोड़ा, ये एफसी रोड जहाँ पे खत्म हो जाता है एंड में जाके, तो सामने एग्रीकल्चर कॉलेज है। वो फ्लाईओवर को क्रॉस करोगे तो सामने एग्रीकल्चरल कॉलेज, उसका भी काफ़ी बड़ा ग्राउंड है। वहाँ पे तो कुछ वो ये भी होता है, बड़ा बड़ा फ्ली मार्केट जैसा भी हो जाता है, कृषि प्रदर्शन वगैरह ऐसा कुछ कर देते वो लोग, बड़ा रहता है, 7 दिन का बड़ा रहता है। वहाँ पे अलग अलग जगह से लोग आते हैं, अपना अलग अलग प्रोडक्ट दिखाते हैं, बेचते हैं लोग। कुछ कोई लोग बच्चों के साथ खेलने को आते हैं वहाँ पे, कुछ खाना खाने को आते हैं, कुछ अलग अलग परचेस करने को आते हैं वगैरह करके। तो एग्रीकल्चरल कॉलेज ही है सर, मतलब उसको जो रेंट मिलेगा उसको भी क्या बोलेंगे? एग्रीकल्चर इनकम बोलेंगे। बोलूंगा नहीं नहीं बाबा, ऐसा नहीं है। द रेंट और रेवेन्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैंड विच इज सिचुएटेड इन इंडिया। हाँ तो सर वो पुणे में मतलब इंडिया के अंदर ही है ना, लेकिन आगे भी तो देख, एंड यूज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस। It should have been used for agricultural purposes. So there are 3 concepts. Number 1, the rent or revenue. Rent may be received by the owner or by the subtenant. हम ये नहीं बोल रहे हैं कि जिसको रेंट मिल रहा है वो जगह का खुद ओनर रहना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि मैं ओनर हूं, मैंने उसको आपको भाड़े पे दिया हुआ है, और आप टेनेंट हो, आपने किसी और को सब टेनेंसी देके किसी और को भाड़े पे दिया हुआ है, तो मुझे मिलने वाला रेंट विल बी कंसिडर्ड एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम यू प्रोवाइडेड, और ऊपर से तुमको मिलने वाला रेंट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एग्रीकल्चर इनकम। देयर इज नो कंपल्शन दैट जिसको रेंट मिलता है वो ओनर ही रहना चाहिए, वो टेनेंट रहेगा तो भी चलेगा। रेंट में बी रिसीव्ड आइदर बाय द ओनर और बाय द सब टेनेंट। रेवेन्यू इंक्लूड्स नॉट जस्ट रेंट और सेल प्रोसीड्स बट ऑल टाइप्स ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम लैंड। तो ऐसा कुछ हो गया कि भैया मैंने किसी और को बोल दिया कि मेरा जगह है, एग्रीकल्चरल जगह है, तुम इसको चलाओ, मैं तो शहर में रहता हूँ, मुझे टाइम नहीं यहाँ पे आने के लिए, तुम यहाँ पे क्या खेती करना है करो, और इसका जो भी कुछ क्रॉप आएगा वो तुम रखो, मुझे उसके बदले में इतना इतना पैसा दे दो, बस काम खत्म, रेंट मिल गया। इट विल बी कंसिडर्ड इन फर्स्ट कैटेगरी। तो सामने वाला बोलते हैं सर लेकिन ये तो आपने मेरे पास से कमिटमेंट मांग लिया कि कुछ भी हो तो इतना पैसा देना पड़ेगा, लेकिन सर कभी सूखा पड़ता है, कभी अकाल हो जाता है, कभी पेस्टिसाइड का गड़बड़ हो जाता है, कभी कुछ और पेस्ट का गड़बड़, कभी इंसेक्ट का गड़बड़, तो क्रॉप ज़्यादा भी अच्छा आ सकता है, कभी खराब भी आ सकता है सर, तो मुझे पहले ही रेंट कमिट करने का मतलब ये नुकसान वाली बात है सर, मैं नहीं कर सकता हूँ ये सब चीज़ें। मैंने बोला ठीक है चल, तू रेंट मत दे मुझे, तू मुझे रेंट मत दे, बल्कि जो क्रॉप आएगा ना उसका एक हिस्सा मुझे दे दे। तो ज़मीन मेरी, कष्ट तुम्हारे, और वो कष्टों के बदले में जो क्रॉप आने वाला है उस क्रॉप के 2 टुकड़े करेंगे, एक मेरा एक तुम्हारा। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो जो क्रॉप मुझे मिलने वाला है, मैं बोलता हूँ एक मुझे भी वो क्रॉप लेके घर पे जाके क्या करना है, शहर में मेरे पास उतना जगह नहीं हो सब क्रॉप रखने के लिए, तो उसको बेच दे और उसका जो पैसा आएगा वो मुझे दे दे। मैं बोलूंगा दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एग्रीकल्चर इनकम, क्योंकि क्या था, इट इज रेंट फ्रॉम अ लैंड विच इज सिचुएटेड इन इंडिया विच इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्रॉप, सेल प्रोसीड्स ऑफ द क्रॉप।
अभी वो सामने वाला बोलता है सर सेल प्रोसीड्स पूरा पूरा क्या क्या, लेकिन सर वो तो गड़बड़ हो जाएगी ना, क्योंकि आप सोच के देखो आपका 10 हेक्टेयर का जगह है, 10 हेक्टेयर की जगह पे मैंने, आपने सिर्फ जगह मुझे दे दिया, उधर ट्रैक्टर मैंने चलाया, उधर क्या बीज मैंने बोया, उधर पानी का सप्लाई मैंने किया, और पानी के सप्लाई का जो पानी का बिल आ रहा था वो मैंने भरा, समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ, और उधर पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और क्या बोलते हैं फर्टिलाइजर्स सब मैंने डाला, सब कुछ मैंने किया हुआ है सर। और इतने इसके बाद आप क्या करते हो, क्रॉप के 2 टुकड़े करोगे, एक आपका एक मेरा, लेकिन जो आपका दिया हुआ है वो जमीन के जिस पोर्शन से आया हुआ है उधर पानी मैंने ही डाला, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस मेरा ही खर्चा हुआ, रात को उठ के वो क्रॉप को जो पानी देने का काम मैंने किया हुआ है, समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ, उधर का फर्टिलाइजर्स, उधर का इंसेक्टिसाइड, उधर का पेस्टिसाइड सब मैंने ही किया हुआ है, उधर का ट्रैक्टर से उसका खेत जोतना सब मैंने ही किया हुआ है। तो सर आपको सारा का सारा प्रोसीड दे देने का उतना पीरियड का मुझे ठीक नहीं लगता है। हम ऐसा करेंगे, पहले पूरा क्रॉप कितना है देखेंगे, उसका सेल्स का अमाउंट ले लेंगे, सेल्स के अमाउंट में से कितना बीज का खर्चा हुआ, कितना फर्टिलाइजर का खर्चा हुआ, कितना इंसेक्टिसाइड, कितना पेस्टिसाइड, सब माइनस करेंगे, फिर जो बचेगा उसका एक पोर्शन आपको देता हूँ। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? आर यू गेटिंग द पॉइंट? हम बोलेंगे ठीक है, दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एग्रीकल्चर इनकम। इट इज इन द फॉर्म ऑफ रेंट बेसिकली, बट इट इज इन कैलकुलेटेड इन ए डिफरेंट वे। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? इट इज कैलकुलेटेड नॉट ऑन पर मंथ बेसिस, it is not calculated on the basis of only sale proceeds, but it is calculated on the basis of profit. So okay, not a problem. So rent or revenue may be received either by the owner or by the subtenant. Revenue includes not just rent or sale proceeds but all types of revenue from land. But condition क्या है, that land should be situated in India and the land should be used for agricultural purposes. मतलब वहाँ पे तुमने खेती करनी चाहिए तब चलेगा। okay. सर तो फिर इट इज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट, सेकंड सिचुएशन, अभी रेंट नहीं मिल रहा बल्कि मैं खुद काम कर रहा हूँ वहाँ पे, मतलब मेरा खुद का खेत है और मैं काम कर रहा हूँ, या फिर किसी और का खेत है उसने मुझे भाड़े पे दिया हुआ है और मैं उसके में काम कर रहा हूँ, उसका मुझे पैसा मिल रहा है। सो इट इज अ रिजल्ट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज वेयर द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज इंक्लूड बेसिक ऑपरेशन ऑफ ग्रोइंग क्रॉप, देन इट इज एग्रीकल्चर बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट अगर मैं बेसिक ऑपरेशन ऑफ ग्रोइंग क्रॉप करता हूँ, मतलब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले ग्राउंड का लेवलिंग करना पड़ेगा, हल जोतना पड़ेगा, मतलब खेत जोतना पड़ेगा, बीज बोना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, सब दुनिया भर की चीज़ें करना पड़ेगा, और फिर क्रॉप आएगा, फिर क्रॉप को संभालने का, बराबर से वो पंछी वंछी आते हैं उनको ज़रा उड़ाने का, फिर बाद में क्रॉप को कट करने का। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली क्या है, तुम्हारा ग्रोइंग क्रॉप के लिए जो करना पड़ता है वो तो एग्रीकल्चर है ही। लेकिन सर आपने बोला ग्रोइंग क्रॉप, what about after the crop has grown and then it is cut, thereafter what I am doing, will it be considered agricultural activity? समझ में कैसे बोल रहा हूँ, will it be considered agricultural activity? तो बोलते हैं कि सर subsequent operations after the crop is ready are agriculture only if they are done in continuation of basic operation. I repeat, subsequent operations after the crop is ready are agriculture only if they are done in continuation of basic operation. मतलब अगर सपोज क्रॉप को ग्रो करने के बाद में आगे के ऑपरेशन करते हो वो तुम एक कंटिन्यूटी में करते हो तो उसको हम एग्रीकल्चर ऑपरेशन बोलेंगे। अगर तुम उसको डिसकंटिन्यू करने के बाद में अलग जगह पे करते जाओगे उसको हम एग्रीकल्चर ऑपरेशन बोलने वाले नहीं। सो फिर क्रॉप को काटा, बाद में उसको सेपरेट किया, वीट को शाफ से सेपरेट करना है, उसके अंदर कुछ कंकर वंकर रहेंगे उसको साफ करना है, उसको पैकिंग करना है, ग्रेडिंग करना है, ये सब चीज़ें अगर आप एक कंटिन्यूटी में करते रहोगे मैं बोलूँगा ये सब भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ ही है। लेकिन अगर आपका और इसका संबंध कुछ है नहीं, आप डायरेक्टली सिर्फ मैं ग्रेडिंग करता हूँ, ऐसे ही काम कर रहा हूँ, मैं बोलूँगा फिर दैट इज नॉट एग्रीकल्चर एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी ग्रोइंग है, ग्रोइंग के साथ में अगर आगे की एक्टिविटी साथ में चलता रहेगा तो हम बोलेंगे ठीक है, दोज एक्टिविटीज विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, अदरवाइज दे विल नॉट बी कंसिडर्ड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। नेक्स्ट, फ्रॉम एक्टिविटीज डन टू रेंडर द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट फिट टू बी सोल्ड इन द मार्केट। पहला, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज वेयर बेसिक ऑपरेशन लाइक ग्रोइंग द क्रॉप इज एग्रीकल्चर and subsequent operations after the crop is ready, they will be treated as agriculture only if they are continued, they are completed in continuation of the old operations. Second one, sir अभी दूसरा एक्टिविटीज कर रहा हूँ, कौन सा एक्टिविटीज? फ्रॉम द एक्टिविटीज डन टू रेंडर द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट फिट टू बी सोल्ड इन द ओपन मार्केट। मार्केट में अगर मुझे उसको बेचने का है तो उसको मुझे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीज करना पड़ता है। अगर वो चीज़ें नहीं करूंगा दिन केस उसको मैं मार्केट में बेच नहीं पाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, गेहूं को मुझे क्या करना पड़ेगा? पैकिंग करना पड़ेगा, प्राइमरी पैकिंग तो कम से कम करना पड़ेगा। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? नहीं तो फिर शायद ऐसा रहेगा कि वो राइस है, पुराना राइस रहेगा तो उसका भाव ज़्यादा मिलता है, नया राइस रहेगा तो उसका भाव कम मिलता है, तो मैं क्या करता हूँ उसको स्टोर करके रखता हूँ और बाद में फिर मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। क्लियर मैं कैसे बोल रहा हूँ? सो इन दैट केस यू आर डूइंग एक्स्ट्रा एक्टिविटीज सो दैट द प्रोडक्ट बिकम्स यूजफुल फॉर द मार्केट, इट कैन बी सोल्ड इन द मार्केट। तो ऐसे एक्टिविटीज करोगे हम बोलेंगे ठीक है ये भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है। नेक्स्ट,
income of the cultivator or receiver of rent in kind by way of sale of agricultural produce derived from a land situated in India and used for agricultural purposes. Some agricultural produce can be sold in the market in their original form. Some of them cannot be sold in their original form. They may be processed further by a third party or by the cultivator or by receiver of rent in kind. If they are processed further by the cultivator or receiver of rent in kind before sale, then the income of such cultivator or receiver of rent in kind is to be divided in two parts by using these rules. तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो प्रोडक्ट आया हुआ है वो प्रोडक्ट को डायरेक्टली हम लोग मार्केट में बेच नहीं सकते हैं. उसको बेचने का रहेगा तो अपने को क्या करना पड़ेगा, उसको कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा. एकदम सिंपल एग्जांपल कि मैं क्या कर रहा हूँ, रबर प्लांटेशन है मेरा, तो रबर का जो पेड़ है उसको अलग अलग जगह पे होल करके रखते हैं और वहाँ पे छोटा छोटा वो बकेट्स नहीं तो उसका छोटा मटका वहाँ पे लगा के रखते हैं. फिर उसमें से उसका पेड़ का जो रस रहेगा वो निकलता रहता है, उसको अक्यूमुलेट किया जाता है, लेकिन उसको वैसे रबर करके बेच नहीं सकते, उसको प्रोसेस करना पड़ता है. अनदर एग्जाम्पल, चाय पत्ती. घर में आप चाय बनाते हो, क्लियर में कैसे बोल रहे हो, घर में आप चाय बनाते हो, लेकिन जैसा चाय का पाउडर अपने घर में रहता है वैसा चाय पाउडर किसी भी पेड़ को लगता नहीं है. वहाँ पे तो चाय के पन्ने रहते हैं, चाय के पेड़ के या फिर पौधे के पन्ने रहते हैं, उसको निकालना पड़ता है, बाद में उसको ड्राई करना पड़ता है और अलग अलग चीज़ उसका प्रोसेसिंग होता है, तब जाके वो चाय की पाउडर बन जाती है. तो जिस तरीके से वो ऑलरेडी ग्रो हो रहे हैं उसी तरीके से उसको बेचना पॉसिबल नहीं है, उसको पहले एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग करना पड़ेगा. और अनदर एग्जाम्पल कॉफ़ी, अनदर एग्जाम्पल इज कॉफ़ी. कॉफ़ी के लिए क्या करेगा, वो कोको बीन्स रहेगा और बाद में उसको रोस्ट करना पड़ता है, उसको ग्राइंड करना पड़ता है, फिर बाद में आगे जाके वो पूरा हो जाता है. क्लियर में क्या बोलो. अनदर एग्जाम्पल शुगर. किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में शुगर का किधर भी झाड़ नहीं है. फिर शुगर आती कहाँ से, तो शुगर केन से आती है. तो शुगर केन को हम लोग को क्या करना पड़ता है, शुगर केन सर शुगर केन है ना, बस उसको बेचो, बस बाकी कुछ नहीं करना है. मैं बोलूँगा अरे यार इतना शुगर केन को बेचूंगा तो किसको बेचूंगा. उससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, शुगर केन को मैं शुगर में कन्वर्ट करता हूँ और बाद में बेचता हूँ. क्लियर में कैसे बोल रहा हूँ, शुगर केन को मैं शुगर में कन्वर्ट करता हूँ और बाद में बेचता हूँ. तो हम बोलेंगे ठीक है, तो मेरा शुगर बेच के पैसा आया हुआ है. अगर मैं शुगर केन बेचता था तो मुझे एग्रीकल्चर इनकम बोलते थे. अब मैं शुगर बेच के पैसा कमा रहा हूँ, आप बोलोगे सारा का सारा बिजनेस इनकम है. मैं ही शुगर केन का कल्टिवेटर हूँ, मेरा ही खुद का खेत है. समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ, वहीं पे मैंने शुगर केन प्लांटेशन किया हुआ है और अभी उसका जो क्रॉप आया है उसको ऐसा बेचने के बजाय पहले मैं प्रोसेस करके बाद में बेच रहा हूँ. महाबलेश्वर को जाते हैं, स्ट्रॉबेरी का हमारा बड़ा बाग है. क्लियर में कैसे बोल रहा हूँ, मैफ्को करके हमारा बड़ा वाला बाग है वहाँ पे, और हम स्ट्रॉबेरी को स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक, स्ट्रॉबेरी जैम, स्ट्रॉबेरी ये स्ट्रॉबेरी वो करके बेचते हैं. अगर स्ट्रॉबेरी करके बेचूंगा तो एग्रीकल्चर इनकम है, लेकिन अगर उसको स्ट्रॉबेरी जैम, स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक ऐसा करके बेचूंगा तो आप बोलोगे नहीं अभी एग्रीकल्चर इनकम नहीं. बोलूँगा सर जो पैसा मिल रहा है स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक का, स्ट्रॉबेरी जैम का वगैरह वगैरह, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम का, उस पैसे के अंदर 1% स्ट्रॉबेरी का भी है. तो स्ट्रॉबेरी में किसी और को बेचूंगा तो मेरा एग्रीकल्चर इनकम, और उसने उसका आइसक्रीम बनाया तो उसका बिजनेस इनकम. ये मैं समझ में आ सकता है मुझे, वो प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन मैं ही खुद उसका भी काम कर रहा हूं तो आप मुझे बोलोगे नहीं फिर आपका सारा का सारा इनकम बिजनेस इनकम. ऐसा थोड़ी होता है. लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर सपोज मैं स्ट्रॉबेरी प्रोड्यूसर हूं, फार्मर हूं, और मैं स्ट्रॉबेरी बेचता हूं कितने में, लेटेस्ट 1000 रुपये बेचता हूं, और जो स्ट्रॉबेरी मेरे पास से परचेस करता है बाद में उसका स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बना के उसको 3000 रुपये में बेचता है. तो गवर्नमेंट क्या बोलेगा, उसके लिए परचेस कॉस्ट कितना 1000 और सेल प्राइस कितना 3000, मतलब डिफरेंस कितना प्रॉफिट 2000 के उसको टैक्स लगेगा. ठीक है. और मेरे लिए क्या बोलेंगे, आपका सेल्स प्राइस 1000, आपका प्रोडक्शन कॉस्ट कितना था 100, जस्ट एग्जांपल, तो आपको 900 रुपये का प्रॉफिट, आप 900 रुपये का एग्रीकल्चर इनकम करके टैक्स मत भरो. 100 रुपये का मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट था. समझना मैं कैसे बोल रहा हूँ, आर यू गेटिंग द पॉइंट. और उसको क्या 1000, चलो मैं उसको और कंसिडर करता हूँ, उसने उसके ऊपर और 200 रुपये का खर्चा किया, मेरे पास 1000 रुपये में परचेस किया और 200 रुपये का उसने एक्स्ट्रा खर्चा किया और बाद में 3000 में बेचा. तो गवर्नमेंट उसको बोलेगा 1800 के ऊपर टैक्स और मुझे बोलेगा नो टैक्स. लेकिन अगर मैंने खुद नहीं बोला 100 रुपये का प्रोडक्शन खर्चा करने के बाद स्ट्रॉबेरी आई, फिर उसके बाद 200 रुपये का खर्चा करने के बाद स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बना के मैंने बेच दिया और 3000 में, तो गवर्नमेंट बोलेगा पूरा 3000 माइनस 200 माइनस 100, मतलब 300 हटा दो, बाकी के 2700 सारा का सारा आपका टैक्सेबल इनकम. मैं बोलूँगा क्या सर, उसको 1800 टैक्सेबल था और मुझे 900 छोड़ दिया था पुराने ज़माने में जब हम दो अलग अलग लोग थे. क्या समझ सकते मैं क्या बोल रहा हूँ. लेकिन जैसे ही मैंने दोनों का काम करना चालू कर दिया अब बोलते फिर दोनों का इनकम टैक्सेबल. ये नाइंसाफी है सर. मैं 1800 के ऊपर टैक्स भरने को तैयार हूं ना, जो उसका इनकम था वो मैं भरने को तैयार हूं ना टैक्स. चलो बाबा, क्योंकि उसका काम मैंने करना चालू कर दिया, उसका इनकम मैंने अपने पॉकेट में डाल दिया, तो उसके इनकम के ऊपर का वो टैक्स भरता था, अब मैं भरूंगा. समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ. लेकिन पहले मेरे 900 के ऊपर टैक्स नहीं लगता था, तो अभी क्यों लगा रहे हो. गवर्नमेंट बोलता है यस व्हाट यू आर सेइंग इज ट्रू.
हम लोग एक्सेप्ट करने को तैयार है कि देयर कैन बी अ सिचुएशन वेर इन द फार्मर इज ओनली अ फार्मर एंड देन अदर एक्टिविटीज आर डन बाय समबडी एल्स, देन वो समबडी एल्स का इनकम इज बिजनेस इनकम एंड योर इनकम इज एग्रीकल्चर इनकम, ये हमको समझ में आता है. एंड सपोज द फार्मर इज अ बिग फार्मर एंड ही ओनली इज डूइंग द एग्रीकल्चर एक्टिविटी एज वेल एज अदर एक्टिविटीज, देन वी आर नॉट गोइंग टू से सॉरी अभी सारा का सारा इनकम टैक्सेबल. हमको अभी भी मानना पड़ेगा कि उस इनकम के अंदर एक पोर्शन एग्रीकल्चर का है और एक पोर्शन नॉन एग्रीकल्चर इनकम का है. कैन यू विजुअलाइज व्हाट इज हैपनिंग? ओके, उसके लिए फिर अलग अलग रूल दिए उन्होंने अपने को. रूल नंबर 7A, रूल नंबर 7B एंड रूल नंबर 8. रूल इनकम टैक्स रूल्स 1962, रूल नंबर 7A, रूल नंबर 7B, रूल नंबर 8. समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? 7A ने क्या बोला? इनकम फ्रॉम सेल ऑफ रबर प्रोडक्ट्स derived from rubber plant grown by the seller in India. Income from sale of rubber products derived from rubber plant grown by the seller in India. तो अगर सपोज तुम इंडिया में रबर प्लांट को ग्रो करके बाद में रबर प्रोडक्ट बेच रहे हो तो तुम्हारा जो भी कुछ पैसा आया रहेगा उसका 65% इज एग्रीकल्चर इनकम एंड 35% इज बिजनेस इनकम. समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? जितना इनकम तुमको मिला रहेगा उसमें से हम क्या कंसिडर करेंगे? खुद ब खुद बोलेंगे एडहॉक, हमने खुद ही बोल कर रखा है 65% एग्रीकल्चर इनकम उसको छोड़ दो, 35% का हम लोग बिजनेस इनकम ट्रीट करेंगे, उसको हम टैक्सेबल कर देंगे. नहीं सर, आई एम द बिजनेसमैन हु इज वर्किंग इन द एरिया ऑफ कॉफी, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड बाय द सेलर इन इंडिया. मैं सिर्फ क्या करता हूँ, कॉफी का वो जो प्लांट है, कोको बीन्स का प्लांट है, उसको सिर्फ ग्रो करता हूँ और बाद में उसको क्योर करता हूँ. मतलब क्या करता हूँ, कोको का एक बड़ा फल रहता है, उसके अंदर उसके छोटे छोटे बीज रहते हैं, तो उसको सेपरेट करके बाद में बेचता हूँ, बाकी कुछ नहीं करता. क्लियर में क्या बोल रहा हूँ? तो मैं कॉफी, लोगों को कॉफी पाउडर बेचता नहीं हूँ, मैं सिर्फ क्या करता हूँ, कोको का वो जो प्लांट है वो चालू करता हूँ, मतलब उसको बड़ा करता हूँ, उसके जो फल आएंगे वो फल को मैं खोलता हूँ, उसके अंदर छोटे छोटे बीज रहेंगे, उसके जो सीड्स रहेंगे, कॉफी सीड्स, उसको मैं फिर उसके साइज के हिसाब से ग्रेडिंग करके उस लोगों को बेच देता हूँ. तो इन दैट केस मेरा इनकम कितना? 75% विल बी कंसिडर्ड एग्रीकल्चर इनकम एंड 25% विल बी कंसिडर्ड बिजनेस इनकम. नहीं सर, लेकिन मैं ग्रो भी करता हूँ, क्योर भी करता हूँ, रोस्ट भी करता हूँ, ग्राउंडिंग भी करता हूँ, पाउडर बना के बाद में बेचता हूँ, फिर इन दैट केस यू आर डूइंग मोर एक्टिविटीज विच आर नॉट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर. सो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, जो भी कुछ हमारा इनकम है उसका 60% विल बी कंसिडर्ड एज एग्रीकल्चर इनकम एंड 40% विल बी कंसिडर्ड एज बिजनेस इनकम. एंड सर, आई एम एन एग्रीकल्चरिस्ट हु इज वर्किंग इन द एरिया ऑफ टी, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ टी ग्रोन एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय द सेलर इन इंडिया. तो 60% क्या कंसिडर करेंगे? एग्रीकल्चर इनकम. 40% क्या कंसिडर करेंगे? बिजनेस इनकम. तो 60%, 40% और टी और कॉफी दोनों के लिए चलता है, लेकिन कॉफी में एक एक्स्ट्रा वाला भी है 75 एंड 25, क्योंकि कॉफी में ये भी हो सकता है कि सिर्फ ग्रोइंग एंड क्योरिंग किया हुआ है. सिर्फ ग्रोइंग एंड क्योरिंग किया मतलब उसने आगे ग्राउंडिंग नहीं किया, रोस्टिंग नहीं किया, कुछ नहीं किया, मतलब उसका आगे का काम कम किया उसने, इसलिए उसका ज्यादा इनकम एग्रीकल्चर है और कम इनकम बिजनेस इनकम है. 75-25 लगाया हुआ है. और ऊपर कौन है? स्पेशल रबर वाले को एकदम अलग परसेंटेज है 65-35. सर लेकिन आपने यहाँ पे स्ट्रॉबेरी वाले का बात नहीं किया, आपने यहाँ पे शुगर केन वाले का बात नहीं किया, आपने उसका एग्जांपल दिया था बट यहाँ पे उनका नाम नहीं आया. यहाँ पे तो क्लियर बोला है 7A इज फॉर रबर वाला, 7B इज फॉर कॉफी वाला एंड 8 इज फॉर टी वाला. क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ? व्हाट अबाउट शुगर केन वाला, व्हाट अबाउट स्ट्रॉबेरी वाला, व्हाट अबाउट टोमेटो वाला? टोमेटो का टोमेटो केचप बनाता है. समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? किसान मैगी टोमेटो केचप. क्लियर में कैसे बोल रहा हूँ? तो उसका क्या करना है? ऑरेंज का ऑरेंज जूस बनाता है, मैंगो का मैंगो पल्प बना के बेचता है, मैंगो का मैंगो आम्रखंड बना के बेचता है. मैफको जैसा कंपनी है. क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ? आप क्या करोगे? उसका कहाँ पे रूल्स है? तो उसका रूल्स थोड़ा अलग है, वो रूल नंबर 7 है. रूल नंबर 7 क्या बोलता है? इनकम बाय वे ऑफ सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट एंड प्रोसेस्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट. मतलब आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को भी बेचते हो और साथ में प्रोसेस्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को भी बेचते हो. आप टोमेटो भी बेचते हो और टोमेटो प्यूरी भी बेचते हो, टोमेटो भी बेचते हो और टोमेटो सॉस भी बेचते हो. आप शुगर केन भी बेचते हो और शुगर भी बेचते हो. आप स्ट्रॉबेरी भी बेचते हो और स्ट्रॉबेरी जैम भी बेचते हो. दोनों चीजें बेचते हो. समझे मैं कैसे बोल रहा हूं? तो अगर आपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को बेचा हुआ रहेगा तो हम बोलेंगे फिर एग्रीकल्चरल इनकम इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट माइनस कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट. सबको समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूं? सेलिंग प्राइस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट माइनस कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट. और राइट साइड में क्या बोलूंगा? सोल्ड आफ्टर प्रोसेसिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट रहेगा. नहीं सर, मैंने ना टोमेटो को नहीं बेचा है, मैंने टोमेटो प्यूरी को बेचा है. मैंने ना स्ट्रॉबेरी को नहीं बेचा, मैंने स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम को बेचा है, स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक को बेचा है. आर यू गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पेसिफाई? मैं बोलूंगा ठीक है, फिर अभी आपके इनकम के 2 टुकड़े होंगे. अगर आपने स्ट्रॉबेरी को बेचा तो सेलिंग प्राइस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट माइनस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का कॉस्ट इज इक्वल टू सम प्रॉफिट, बट दैट एंटायर प्रॉफिट इज एग्रीकल्चरल प्रॉफिट. एग्रीकल्चर को उसको हम छोड़ देंगे.
लेकिन अगर आपने स्ट्रॉबेरी को नहीं बेचा, आपने स्ट्रॉबेरी जूस को बेचा है, स्ट्रॉबेरी जैम को बेचा है, स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक को बेचा है, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम को बेचा हुआ है, आपने टोमेटो को नहीं बेचा, टोमेटो प्यूरी को बेचा है, टोमेटो केचप को बेचा है, शुगर केन को नहीं बेचा, आपने शुगर को बेचा हुआ है, मैं बोलूँगा ठीक है, फिर आपको अभी शुगर बेच के जो पैसा मिल गया ना, उसके अंदर दो लोग हैं, एग्रीकल्चर इनकम भी है और बिजनेस इनकम भी है। एग्रीकल्चर इनकम कितना, 75%, 25% खेलने का है क्या, 60%, 40% खेलने का है क्या, बोलते नहीं, वो सब 7A, 7B और 8 वाले लोग, वो स्पेशल लोग हैं। ओनली रबर, ओनली कॉफी, ओनली टी। अभी ये जो रूल 7 है वो सबके लिए है। टोमेटो वाले के लिए अलग रूल नहीं है, स्ट्रॉबेरी वाले के लिए अलग रूल नहीं है, ऑरेंज जूस वाले के लिए अलग रूल नहीं है, मैंगो वाले के लिए अलग रूल नहीं है, शुगर के वाले, सबके लिए एक ही रूल है, रूल नंबर 7। कह रहे समझ सकते में क्या बोला, वो 3 लोग स्पेशल है। रबर वाला 7A, कॉफी वाला B, 7B एंड टी वाला 8। और ये कौन है, ये सबके लिए। इसमें क्या बोलेंगे, अगर आपने रॉ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो आपके खेत में उगा उसी को बेचा रहेगा तो जो इनकम है सारा का सारा एग्रीकल्चर इनकम है। मैक्सिमम आप क्या कर सकते हो, कितना मिला माइनस कितना खर्चा क्या निकालो, वो तुम्हारा प्रॉफिट है, बट डेट प्रॉफिट इज एग्रीकल्चरल प्रॉफिट, छोड़ दो, उसको टैक्स नहीं लगाएंगे। और आपने प्रोसेस करके बेचा रहेगा तो सोल्ड आफ्टर प्रोसेसिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, तो हम बोलेंगे एग्रीकल्चर इनकम इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट माइनस कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, एंड बिजनेस इनकम इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोसेस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट माइनस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसेस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। मतलब लेट अस टेक एन एग्जांपल कि सर हमने क्या किया है, हमने लेट अस से एकदम सिंपल किलोग्राम की बात करेंगे, टन वन की बात नहीं करेंगे, अपने को विजुअलाइज करने को डब जाता है। इसके लिए मैंने 100 किलोग्राम शुगर केन बनाया है, शुगर केन प्रोड्यूस किया हुआ है। क्लियर मैं कैसे बोल रहा हूँ, उसमें से 20 किलोग्राम शुगर केन मैंने बेच दिया मार्केट में, 80 किलोग्राम को मैंने शुगर में कन्वर्ट करने के लिए यूज कर दिया। तो 20 किलोग्राम का सेलिंग प्राइस माइनस 20 किलोग्राम का कॉस्ट इज इक्वल टू 20 किलोग्राम का प्रॉफिट विच इज प्योरली एग्रीकल्चरल प्रॉफिट, उसको छोड़ दो। 80 किलोग्राम का सेलिंग प्राइस, लेकिन 80 किलोग्राम कौन है, शुगर है। कह रहे समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूं, तो 80 किलोग्राम का जो शुगर केन था उसको जितने शुगर में कन्वर्ट किया वो शुगर शायद 60 किलोग्राम की हुई रहेगी। शुगर केन का वजन 80 किलोग्राम है, इसका मतलब ये कंपलसरी नहीं कि शुगर का वजन भी 80 किलोग्राम रहना चाहिए, वो कम हो जाएगा ना थोड़ा, उसमें से स्क्रैप निकल जाएगा ना सारा का सारा। तो 80 किलोग्राम के शुगर केन को यूज करके हमने 60 किलोग्राम की शुगर बनाई रहेगी, तो 60 किलोग्राम के शुगर का सेलिंग प्राइस माइनस 80 किलोग्राम के शुगर केन का कॉस्ट नहीं मार्केट प्राइस, मतलब हमने खुद ने शुगर को शुगर केन में कन्वर्ट किया है, सॉरी शुगर केन को शुगर में कन्वर्ट किया है। क्लियर मैं कैसे बोल रहा हूँ। लेकिन शायद अगर हमारे पास उतना पैसा नहीं रहता तो हम क्या करते थे, हम किसी और को बेचते थे, और फिर वो आदमी क्या बोलता था, सर को जितना पैसा दिया उसका कॉस्ट बनता था, और मैं उसको कितने बेचता था, मेरे कॉस्ट में नहीं बेचता था, मैं उसको मेरे मार्केट वैल्यू पे बेचता था। इसके लिए ऐसा सोचो कि तुमने अपने आप को उसको मार्केट वैल्यू पे बेचा हुआ है और बाद में उसको शुगर में कन्वर्ट किया है। दैट्स व्हाई मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, मतलब शुगर केन 80 किलोग्राम का सेलिंग प्राइस क्या है वो माइनस करो, सेलिंग प्राइस ऑफ 60 किलोग्राम का शुगर माइनस सेल प्रोसीड्स और सेलिंग प्राइस ऑफ 80 किलोग्राम का शुगर केन माइनस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, जो बचेगा उसको हम कंसिडर करेंगे हमारा एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है, बिजनेस इनकम है। समझ में कैसे बोल रहा हूँ, गॉट द आइडिया। सो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल हियर, ये अपना स्टडी मटेरियल का एग्जांपल है। मिस्टर बी ग्रोस शुगर केन एंड यूजेस सेम फॉर द पर्पज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग शुगर इन हिज फैक्ट्री। 30% of the sugar cane produced is sold for rupees 10 lakh. 30% of the sugar cane is sold for rupees 10 lakh, and the cost of cultivation of such sugar cane is rupees 5 lakh. Cost of cultivation of such sugar cane is rupees 5 lakh. The cost of cultivation of the balance sugar cane 70% is 14 lakh, and the market value of the same is rupees 22 lakh. After incurring 1.5 lakh in the manufacturing process, on the balance sugar cane, the sugar was sold for rupees 25 lakh. Compute B's business income and agriculture income. Compute B's business income and agriculture income. तो अभी अपने को क्या बोल रहे हैं, देखो जरा क्या क्या किया उसने। उसने बोल के रखा है कि 30% ऑफ द शुगर केन प्रोड्यूस इज सोल्ड फॉर रुपीज 10 लाख। तो अगर उसने 100 किलोग्राम बना रहा है तो उसका 30% उसने शुगर केन करके ही बेचा है। इट इज सोल्ड एज शुगर केन, sold as sugar cane is equal to agriculture income, artificial intelligence नहीं, okay, agriculture income. Next, and the cost of cultivation of such sugar cane is 5 lakh,
मैं बोलूँगा मतलब ये 10 लाख जिसका सेलिंग प्राइस है उसका कॉस्ट कितना है, 5 लाख है, तो उसका एग्रीकल्चर इनकम कितना हो गया, 5 लाख हो गया। ये तो पूरा पूरा एग्रीकल्चर इनकम है, इसका कुछ टेंशन नहीं है। नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ बैलेंस शुगर केन 70% इज 14 लाख। 30% के लिए 5 लाख का खर्चा हुआ था, बाकी के 70% के लिए 14 लाख का खर्चा हो गया। अब कोई कोई लोग घर जाके कैलकुलेट करते हैं, सर 30% के लिए 5 लाख तो 17% के लिए कितना, समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ, और वो बराबर नहीं बैठ रहा है मुझे मालूम है, बट उन्होंने खुद ही आइडेंटिफाई किया हुआ है कि ये 70% के इतना खर्चा, हमको क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ने खुद बोल दिया तो विल एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर थिंग, लेट अस नॉट गो फॉर फाइंडिंग आउट। हाँ, अगर वो ऐसा बोलते थे कि हमने 30% का कॉस्ट या 17% का कॉस्ट तुम खुद ढूंढ के निकालो, फिर मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता था, बोलता था 30% के लिए इतना तो 17% के लिए कितना। अब जब उन्होंने 17% का कॉस्ट दे दिया तो खाली फुकट दिमाग मत चलाओ, जो बोला उसको एक्सेप्ट करो। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ। तो द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ बैलेंस शुगर केन 70% इज ₹14 लाख, तो ये कॉस्ट है उसकी। एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द सेम इज 22 लाख। तो ये जो शुगर केन जिसको हमने शुगर में कन्वर्ट किया है, उसको शुगर में कन्वर्ट करने के बजाय अगर उस 70% शुगर केन को मार्केट में बेचने को जाते थे तो अपने को 22 लाख मिल सकता था सीधा सीधा। मतलब मैं क्या कंसिडर करूंगा, पर्टिकुलर्स, शुगर केन एंड शुगर। अगर जिसको शुगर केन करके बेचा है उसको 10 लाख में बेचा हुआ है, माइनस कॉस्ट, जिसको शुगर केन करके बेचा है उसका 5 लाख का कॉस्ट है, तो उसका एग्रीकल्चर इनकम कितना है, 5 लाख का एग्रीकल्चर इनकम है। लेकिन जिसको हमने शुगर केन करके बेचा हुआ नहीं है, जिसको हमने शुगर करके बेचा हुआ है, उसको अगर हम शुगर करके बेचने के बजाय शुगर केन करके ही बेचते थे, प्रोसेसिंग करने के बजाय जैसा वैसा शुगर करके बेचते थे, सिया मैडम, तो इन दैट केस हम उसके लिए 22 लाख रुपए कमा सकते थे और उसके लिए अपना 14 लाख रुपए का खर्चा होता था। मतलब उसके से अपना 7 लाख रुपए का प्रॉफिट होता था, वो अपना एग्रीकल्चर इनकम अपने आप कहलाया जाता था। लेकिन ये नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि हमने उसको शुगर केन करके नहीं बेचा, बल्कि हमने उसको शुगर करके बेचा। क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूं? गॉट द आइडिया? नेक्स्ट, एंड आफ्टर इनकरिंग 1.5 लाख इन द मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ऑन द बैलेंस शुगर केन, द शुगर वाज सोल्ड फॉर रुपीज 25 लाख। मैं बोलूंगा ठीक है, मतलब ये जब शुगर करके बेचना है तो सेल प्राइस कितना है? ये हुआ ही नहीं। हुआ क्या? 25 लाख में बेचा। मैं बोलूंगा फिर 25 लाख में से क्या माइनस करो? माइनस फ्रॉम दैट मार्केट वैल्यू ऑफ शुगर केन। 14 को माइनस मत करना, मार्केट वैल्यू को माइनस करना, मतलब 22 को माइनस करना। क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूं? एंड माइनस दी प्रोसेसिंग चार्जेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, वो कितने तुम्हारे 1.5 लाख के है। समझा कि मैं क्या बोल रहा हूं? तो 25 माइनस 22 मतलब कितना हो गया? 3 लाख। 3 लाख माइनस 1.5 लाख मतलब कितना हो गया? 1.5 लाख। ये तुम्हारा बिजनेस इनकम है। और एग्रीकल्चर इनकम एक्चुअली है कितना? 7 लाख है। 7 लाख प्लस 5 लाख मतलब 12 लाख है। बट वो 12 लाख पूरा पूरा क्या रहेगा? एग्जेम्प्ट ही रहेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 ने क्या बोल के रखा था? एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट। सेक्शन 10 1 ने बोल के रखा था एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट। सेक्शन 10(1) एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? गॉट द आइडिया? तो वो जो 5 लाख और वो 7 लाख मिला कि जो भी कुछ रहेगा 12 लाख, सारा का सारा क्या बन जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सो आई कैन स्पेसिफाई सोल्ड एज शुगर केन, एग्रीकल्चर इनकम कितना होगा? सेलिंग प्राइस ऑफ शुगर केन माइनस कॉस्ट ऑफ शुगर केन, मतलब 10 लाख माइनस 5 लाख मतलब 5 लाख। सेल ऑफ शुगर में एग्रीकल्चर इनकम कितना हो जाएगा? 22 लाख माइनस 14 लाख। अरे क्या रे, 8 लाख कैसे हो गया? 22 माइनस 14 8 होता है क्या? हाँ, तो फिर मेरा यहाँ पे लिखने टाइम 7 गलत हो गया था लगता है। मैंने यहाँ पे 7 गलत लिखा था यहाँ पे। 7 तरीके 21 होता था, 22 झालेत ना, ठीक है, हाँ चलेगा, ओके। तो 22 माइनस 14 मतलब कितना हो जाएगा? 8 लाख। एंड बिजनेस इनकम क्या हो जाएगा? 25 माइनस 22 मतलब 1.5 माइनस 1.5 मतलब 1.5 लाख। जब ऊपर डिस्कस किया था वो यहाँ पे लिख के रखा है, सिर्फ अलग फॉर्मेट लिखा है, बाकी कुछ नहीं। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? क्लियर? ओके। 22 माइनस 14 इज नॉट 7, 22 माइनस 14 इज 8। मैं मन में क्या सोच रहा था मुझे पता नहीं। 7 1 7 7 2 14 7 3 21 रहता है, मैंने गलती से वो 22 पकड़ के मैंने 7 लिख दिया था, बाकी कुछ नहीं। गॉट द आइडिया? ओके, सबको समझा क्या? घर के बच्चे? यस सर। हाँ जी, चलिए, ओके। नेक्स्ट पार्ट। अब चलो रबर का बिजनेस करने का बात करेंगे। रबर में क्या बोला था हमने? जितना रबर बिजनेस का पैसा आएगा उसमें से रबर बिजनेस का जो खर्चा हुआ रहेगा माइनस करो, जो बचेगा उसका 65% एग्रीकल्चरल और 35% बिजनेस इनकम कंसिडर करने का। तो एग्जाम्पल क्या कहता है?
ये मैं तुमको आज प्रेजेंटेशन भेज दूंगा, तो बाद में पूरा कर सकते हो इसको। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? Mr. C manufactures latex from rubber plants grown by him in India. These are sold in the market for rupees 30 lakh. The cost of growing rubber plant is rupees 10 lakh and that of manufacturing latex is rupees 8 lakh. मैं बोलूँगा फिर 30 लाख में से 10 लाख को भी हटा दो और 8 लाख को भी हटा दो, मतलब 18 लाख को हटा दो, तो 30 में से 18 गया, बोलो कितना बाकी? 12। तो 12 के दो टुकड़े, एक कितना 65, दूसरा कितना 35, परसेंटेज। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? 65% क्या बन जाएगा? एग्रीकल्चर इनकम। 35% क्या बन जाएगा? बिजनेस इनकम। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो वही वर्किंग करके दिखा मैंने। 30 - 10 - 8 इज इक्वल टू 12 लाख। एग्रीकल्चर इनकम कितना हो जाएगा? 12 लाख इंटू 65% मतलब 7,80,000 एंड बिजनेस इनकम कितना हो जाएगा? टैक्सेबल इनकम इज इक्वल टू 12 लाख इंटू 35%। एग्रीकल्चर कैसा है? एग्जेम्प्ट है। क्यों सर? सेक्शन 10 सबसेक्शन 1। क्लियर में क्या बोल रहा हूँ? और ये टैक्सेबल है क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, मतलब उसको इनकम टैक्स देख सकता है और उसको लिंबू टिम्बू करके छोड़ता नहीं है, पकड़ के रखता है। नेक्स्ट कौन सा है अपना? कॉफी बिजनेस। ये कौन था? रबर में कौन सा रूल था? 7A। क्लियर में कैसे बोल रहा हूँ? अब कौन है? कॉफी में क्या बोलेंगे यार? इसमें ना डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं। अगर तुम सिर्फ ग्रोइंग एंड क्यूरिंग करते रहोगे तो 75-25, और अगर तुम ग्रोइंग, क्यूरिंग, ग्राइंडिंग एंड क्या बोलते हैं उसका, रोस्टिंग, ग्राउंडिंग सब करते रहोगे तो इन दैट केस 60 एंड 40। तो ग्रोइंग क्यूरिंग रहेगा तो क्या? 75-25, और अगर ग्रोइंग, क्यूरिंग, रोस्टिंग, ग्राउंडिंग रहेगा तो क्या? 60 एंड 40। क्लियर में क्या बोल रहा हूँ? नेक्स्ट पार्ट कौन है तुम्हारा? टी, रूल नंबर 8। उसमें क्या बोला है? ज़्यादा कुछ टेंशन लेने का नहीं। इनकम कितना है बोलो, उसमें से टी बिजनेस का एक्सपेंस से माइनस करो, जो प्रॉफिट आएगा प्रॉफिट के दो टुकड़े कर दो, 60-40। इसमें मत बोलो सर ग्राउंडिंग, क्यूरिंग, वो सब छोड़ दो, सीधा 60-40। क्लियर? कितने सिचुएशन सिखाया मैंने आप लोगों को? रूल नंबर 7 भी सिखाया, 7A भी सिखाया, 7B सिखाया और 8 सिखाया। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? क्लियर? ओके। चलो, एग्रीकल्चर इनकम में सबसे पहले क्या आया था? रेंट वाला आया था। बाद में कौन आया था? इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज आया था। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में हमने 4 लोगों को स्पेशल कंसिडर किया हुआ है। एक कौन? सबसे लास्ट वाला टी, रूल नंबर 8। फिर उसके ऊपर कॉफी 7B, उसके ऊपर रबर 7A, और उसके ऊपर ऑल दोज एग्रीकल्चरल बिजनेस वेयर द एग्रीकल्चर इज हिमसेल्फ is doing not only the main activity but is also converting it into some other product and then he is selling it, तो रूल नंबर 7। उनको सबको हमने बता दिया कि आपका कितना इनकम एग्रीकल्चर पकड़ेंगे और कितना इनकम हम लोग बिजनेस इनकम पकड़ेंगे, वो भी पूरा करके हो गया। क्लियर में कैसे बोल रहा हूँ? देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट। उसके बाद में अगला पॉइंट कौन सा आएगा फिर? अभी आपका तीसरा आपका इनकम फार्म बिल्डिंग का इनकम था। 3 इनकम बोले थे ना हमने, एक कौन? रेंट और रेवेन्यू, दूसरा कौन? रिजल्ट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, उसके अंदर बेसिकली कौन? ग्रोइंग ऑफ क्रॉप, एंड ग्रोइंग क्रॉप के बाद में बाकी का कुछ एक्टिविटीज रहेगा विच आर इन कंटिन्यूएशन, तो दे आर आल्सो कंसिडर्ड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, एंड समटाइम्स यू आर डूइंग एक्स्ट्रा एक्टिविटीज एंड अल्टीमेटली कन्वर्टिंग द प्रोडक्ट इन अ टोटली डिफरेंट फॉर्म। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो अगर मैं सपोज गेहूं का खेत बोता हूँ, गेहूं का फसल लेता हूँ और गेहूं को बेचता हूँ, तो वो एग्रीकल्चर इनकम है। लेकिन अगर मैं ही बोलता हूं कि गेहूं का खेत भी मेरा और गेहूं के खेत में आए हुए गेहूं को पीस के उसका गेहूं का आटा, अन्नपूर्णा आटा करके मैं ही बेचूंगा, समझा मैं कैसे बोल रहा हूं? तो बोलेंगे सर आपने किया क्या सारा का सारा चीजें? फिर आपको रूल 7 पकड़ना पड़ेगा। समझा मैं कैसे बोल रहा हूं? क्योंकि मैं किसी और कैसे गेहूं परचेस करके बाद में उसको आटे में कन्वर्ट करके बेचता नहीं हूं, मैं अपने ही फार्म में बनाए हुए गेहूं को आटे में कन्वर्ट करके बेचता हूं, तो आपको रूल 7 पकड़ना पड़ेगा। 7A नहीं, 7A किसके लिए है? रबर। 7B किसके लिए है? कॉफी। और 8 किसके लिए है? तो मेरे लिए क्या लगा फिर? 7। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? गॉट द आइडिया? तो अब तक हमने क्या देखा? रेंट रेवेन्यू देखा, और क्या देखा? रिजल्ट ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज देखा, और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के आगे का कुछ एक्टिविटीज अपने हीरो ने किया रहेगा तो कैसे क्लासीफाई करने का वो भी देखा। क्लियर में कैसे बोल रहा हूँ? लास्ट पार्ट नाउ, लास्ट पार्ट इज इनकम फ्रॉम फार्म बिल्डिंग। तो फार्म के अंदर के बिल्डिंग का आपको पैसा मिल रहा है, मतलब यू आर नॉट गेटिंग द रेंट फॉर लैंड बट यू आर गेटिंग द इनकम फॉर बिल्डिंग। सर बिल्डिंग में एग्रीकल्चर नहीं होता है ना सर। हमने जो देखा रेंट भी क्या था? एग्रीकल्चर एक्टिविटी को जो जमीन यूज की है उसको पकड़ा हुआ था। अब बिल्डिंग कैसे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए यूज कर सकते हैं? बोलते हैं सर नंबर 1 द बिल्डिंग इज लोकेटेड आइदर ऑन द फार्म लैंड और विच इज इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ फार्म लैंड। भारत में जो ज़मीन रहती है उसको 2 तरीके से क्लासीफाई किया जाता है बेसिकली, एक एग्रीकल्चरल और दूसरा नॉन एग्रीकल्चरल।
आप अगर कभी पेपर में या फिर कुछ अलग अलग होर्डिंग पे कुछ एडवर्टाइज देखते रहोगे, आपको समझेगा, वो बोलते हैं कि ये नया प्रोजेक्ट है हमारा, यहाँ पे इतने इतने एनए प्लॉट्स मिलेंगे। एनए प्लॉट्स का मतलब क्या है? द लैंड इज ऑलरेडी कन्वर्टेड बाय देम इनटू नॉन एग्रीकल्चरल लैंड। एग्रीकल्चरल लैंड को नॉन एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट करने के लिए गवर्नमेंट का एक्स्ट्रा पैसा भरना पड़ता है। अ लैंड विच इज ऑलरेडी क्लासिफाइड बाय द गवर्नमेंट एज एग्रीकल्चरल लैंड, then you cannot use it for non-agricultural purposes. Similarly, the land which is classified by the government as non-agricultural land, you can't use it for agricultural purposes. जैसे मेरा एग्रीकल्चर है करके गवर्नमेंट बोलते हैं, हमने खुद ही बोला है कि एग्रीकल्चर इनकम को हम छोड़ने को तैयार है। एग्रीकल्चर इनकम तब बोलेंगे जब एग्रीकल्चर लैंड से संबंध रहेगा, और तुम बोलोगे तो एग्रीकल्चर लैंड नहीं होता है, हम बोलेंगे तो एग्रीकल्चर लैंड होता है। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो लैंड को क्लासिफाई किया जाता है गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के हिसाब से, एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल। तो अगर गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के हिसाब से आपकी जमीन एग्रीकल्चरल लैंड रहेगी और उस जमीन के ऊपर ही आपने फार्म बिल्डिंग बनाया रहेगा, या फिर आपके जमीन एक पर्टिकुलर एरिया है जो गवर्नमेंट ने बोलकर रखा है एग्रीकल्चर है, उसके साइड में उसको बॉर्डर लग के दूसरा एरिया है, वो भी आपका है, बट गवर्नमेंट ने उसको क्लासिफाई किया नॉन एग्रीकल्चरल है, और आपने बिल्डिंग कहाँ पे बांधा है? फार्म के ऊपर नहीं बांधा है, बल्कि उसके साइड में जो नॉन एग्रीकल्चरल लैंड है उसके ऊपर बिल्डिंग बांधा है, बट इट इज इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द एग्रीकल्चरल लैंड। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? मतलब वहां पे बिल्डिंग बांधने का मकसद ये था कि वो हमारे एग्रीकल्चर एक्टिविटी के ऊपर हम लोग नजर रख सके या फिर उसको और बढ़ावा दे सके। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? एंड वी वर नॉट इंटरेस्टेड इन यूजिंग द लैंड विच कैन बी यूज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पज। हमने बोला फिर एग्रीकल्चर लैंड के साइड की जगह पे हम लोग ये करते हैं, जो भले ही उसका खुद का क्लासिफिकेशन नॉन एग्रीकल्चरल है, तो भी वहां पे हम बिल्डिंग बांधते हैं। तो मतलब एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर करूंगा, नॉन एग्रीकल्चर में बिल्डिंग बांधूंगा। नॉन एग्रीकल्चर में बिल्डिंग बांधने का कारण क्या है? बिकॉज आई एम गोइंग टू यूज इट फॉर द पर्पज ऑफ एग्रीकल्चर, but not by tilling the soil. It is by aiding the activities which are happening on agricultural land. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? Okay. So which is located either on the farmland or which is in the immediate vicinity of the farmland. It is occupied by the cultivator or the receiver of rent from such land which is used for agricultural purposes, dwelling house or store house. अब वो जो कल्टिवेटर है वहाँ पे, वो फार्म पे वो जो काम करता है, इट इज ऑक्यूपाइड बाय द कल्टिवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट, या फिर जिसने वो बिल्डिंग बांधा हुआ है वो खुद, या फिर वहाँ पे जो काम करने वाले मजदूर है, फिर जिसको उन्हें खेत काम करने के लिए दिया हुआ है वो कल्टिवेटर, इज यूजिंग इट फॉर एग्रीकल्चरल पर्पजेस। सर बिल्डिंग को एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज करता है, मतलब क्या करता है? वहाँ पे भी अंदर कुछ पेड़ वेड़ लगाता है क्या? वहाँ पे अंदर कुछ अनाज वनाज लगाता है क्या? नहीं, वहाँ पे इधर वो रहता है, ड्वेलिंग हाउस, रहना मतलब ड्वेलिंग, एक तो ड्वेलिंग हाउस करके यूज करता है, नहीं तो उसको स्टोर हाउस करके यूज करता है, मतलब वहाँ पे अपने सामान रख सकता है, नहीं तो फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड रख सकता है, स्टोर रूम जैसा। नहीं तो जो क्रॉप बन के आ गया है उसको ऐसे ही खुले में रखूंगा तो खराब हो जाएगा, इसलिए उसको स्टोर हाउस करके यूज करता हूँ, तो बोलेंगे ठीक है, इट इज स्टिल काउंटेड एज इट इज यूज फॉर द पर्पज ऑफ एग्रीकल्चर। नेक्स्ट, एंड द लैंड शुड आइदर बी असेस्ड टू लैंड रेवेन्यू और लोकल रेट असेस्ड एंड कलेक्टेड बाय द ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट, or if it is not assessed to land revenue or local tax, then it should be in rural area. क्या क्या बोला हमने? Number 1, the building is located either on the farm or it is in the vicinity of the farmland. It is used by the cultivator or by the receiver of rent either for dwelling or for storage house, and it is assessed to tax for land revenue by the local authority, and if not, in that case it should be in rural areas. फिर से एक बार, अगर हमारी ज़मीन को लैंड रेवेन्यू टैक्स लगता नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो उस ज़मीन के ऊपर के फार्म बिल्डिंग को जो इनकम मिलेगा उस इनकम को हम लोग एग्जाम करने वाले नहीं, एग्रीकल्चर इनकम नहीं बोलेंगे। आई रिपीट, मेरी ज़मीन है, उसको लोकल अथॉरिटी ने म्यूनिसिपल टैक्स लगाया है, लैंड रेवेन्यू टैक्स नहीं लगाया है। लैंड रेवेन्यू टैक्स लगना मतलब वो एग्रीकल्चर है, इसका पूरा कंफर्मेशन आ जाना। समझने में कैसे बोल रहा हूँ? लैंड रेवेन्यू टैक्स लगना मतलब वो एग्रीकल्चरल है, ऐसा उसका पूरा कंफर्मेशन आ जाना, क्योंकि लैंड रेवेन्यू टैक्स का जो बिल आएगा उसके अंदर उसका क्लासिफिकेशन लिखा रहेगा कि वाई इट इज चार्ज, फॉर व्हाट पर्पज इट इज चार्ज, तो उसके अंदर एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, समझ में आता है तो काम खत्म हो जाता है। मतलब वो सचमुच में ज़मीन नॉन एग्रीकल्चरल नहीं है, पता चल जाएगा। क्लियर में क्या बोल रहा हूँ? तो सर मेरा फार्म बिल्डिंग है और वो फार्म के ऊपर ही है, मैं बोलूँगा वो भी अच्छी बात है, लेकिन फिर भी क्या करना पड़ेगा? तुम्हारा लैंड रेवेन्यू है क्या बता मुझे? उस बिल्डिंग जिस जमीन पे है उस जमीन को लैंड रेवेन्यू टैक्स लगता है कि नहीं लगता है? द लैंड शुड बी आइदर असेस्ड टू लैंड रेवेन्यू, और नहीं सर लैंड रेवेन्यू लगता नहीं, क्यों नहीं लगता तुमको लैंड रेवेन्यू? क्योंकि सर हम लोग ना ग्राम पंचायत के इसमें आते हैं, हमारा एकदम रूरल एरिया है सर, तो वहाँ पे इतना अभी तक गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट का रूल्स उधर एप्लीकेबल नहीं है, बहुत सारा रूल्स, इसके लिए मुझे लैंड रेवेन्यू टैक्स लगता नहीं है। छोटा शहर, छोटा गाँव है हमारा सर, 15-20 छोटे छोटे घर वहाँ पे रहते, ज़्यादा कुछ है नहीं,
तो वहाँ पे गवर्नमेंट अपना ऑफिसर को भी भेजता नहीं, कुछ नहीं। इट इज़ कंसिडर्ड दैट जब अपने जो गांव है बड़ा हो जाएगा, इधर 100, 200, 1000, 2000 फैमिली आ जाएंगे, फिर गवर्नमेंट अपना काम करना चालू करेगा। बोलेंगे ठीक है, फिर अभी उसको लैंड रेवेन्यू नहीं तो भी हमको चलेगा। दैट मीन्स इट कैन बी प्रूव्ड दैट इट इज़ इन रूरल एरियाज। सर इसका क्या फ़र्क पड़ता है? देखो, जहाँ पे सिर्फ 10-15 छोटे छोटे फैमिलीज रहते हैं, ऐसे गांव में अगर तुम्हारा फार्म बिल्डिंग है तो वहाँ पे वैसे भी आप कुछ दूसरी कोई एक्टिविटी कर नहीं सकते हो। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? वहाँ पे आप वैसे भी दूसरी कोई एक्टिविटी कर नहीं सकते हो। इट कैन बी अंडरस्टूड बाय द गवर्नमेंट है, ठीक है। नंबर 1, यहाँ पे एक्टिविटी ऐसा करना कि जिसमें से बहुत सारा पैसा कमा सके, वही पॉसिबल नहीं है। और अगर किया भी तो भी एक्टिविटी कौन सा रहेगा? एग्रीकल्चर एक्टिविटी रहने वाला है। मतलब वो खुद रहने को जाता है, पापा मेरा फार्म हाउस है, उधर जाके मैं चुपचाप से हर हफ्ते के एंड में जाकर रहता हूँ और बीच में देखता हूँ खेत को पानी दिया कि नहीं दिया, ये क्या वो क्या वगैरह करके करता हूँ, या फिर स्टोर हाउस करके यूज़ करता हूँ। लेकिन अगर सपोज वो काफ़ी पॉपुलस एरिया में रहने वाला प्रॉपर्टी है, तो शायद मैं वहाँ पे लोगों को कैंपिंग के लिए जगह दे सकता हूँ। और लोग अभी आते हैं, ठीक है यार यहाँ पे कैंपिंग को आएंगे, वीकेंड को आएंगे। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? दैट मीन्स आई एम नॉट अर्निंग इनकम आउट ऑफ एग्रीकल्चर, आई एम अर्निंग इनकम आउट ऑफ माई विसिनिटी टू द पॉपुलस प्लेस। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? एंड द ओनली थिंग इज दैट आई एम शोइंग दैट इट इज अर्न, बिकॉज लोगों को मैं क्या बोलता हूँ, फार्म बिल्डिंग जो हमारा है ना, उसमें से आपको हम खाना वाना पका के देंगे और आपको हम लोग नदी के साइड में टेंट वेंट डाल के देंगे। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? और उसका भाड़ा लगाऊंगा। बोलते सर आपने ना एग्रीकल्चर एक्टिविटी करके पैसा नहीं कमाया, भले आपका ज़मीन एग्रीकल्चरल है, आपने क्या किया, लोगों को ऐसा एक स्पेशल पैकेज दे दिया। कौन सा? 3 दिन के लिए आप खेत में रहने को आ जाओ। कह रहे समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? 3 दिन के लिए खेत में रहने को आ जाओ, आपको हम स्वागत करेंगे, बैलगाड़ी से अंदर लेके जाएंगे, फिर वहीं पे क्या वो क्या बोलते हैं 3 पत्थर जमा करने का, उधर या फायर वायर लगा के बाद में उधर ही खाना पका के दिखाने का, आपको ऐसा जंगल में रहने का फील, गाँव में रहने का फील, पुराने जमाने का, और उसके लिए मैं चार्ज कर रहा हूँ। तो सर समझा आप क्या कर रहे हो? एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं, आप टूरिज्म कर रहे हो। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? एंड इट हैज़ नथिंग टू डू विद एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मतलब क्या? ग्रोइंग ऑफ क्रॉप और अदर एक्टिविटीज विच आर कंटिन्यूड इन दैट मैनर। ये तो आप क्या कर रहे हो, इधर ये चल रहा है, लोगों को लिखाने को लेकर रहे हो। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? जैसे मैं अभी क्लास ले रहा हूँ आप लोगों का, और ऊपर से कोई घर से बैठ के मेरा लेक्चर सुन रहा है और वहाँ से मुझे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये एक्चुअल क्लास है और इसका रिकॉर्डिंग भी हो रहा है। बाद में मैं रिकॉर्डिंग से मैं बेचने को जाता हूँ, तो वो क्या है, बस आप देखो भैया, बाकी कुछ है नहीं। चला हवा यू जब चलता रहता है, उसका शूटिंग चलता रहता है। उधर कोई लोग जाके बैठते हैं और बाकी लोग सिर्फ टीवी देखते हैं, बस बाकी कुछ नहीं। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो वैसे ही हमारा फार्म है, हमारे फार्मर्स है, हमारे नौकर लोग हैं, वो सब लोग काम कर रहे हैं और कोई लोग वहाँ पे आके देख रहे हैं, अच्छा अच्छा ऐसा करते हैं क्या, वैसा करते हैं, मैं 3 दिन यहाँ पे आके खाना खा के जाऊँगा। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? मैं बोलूँगा ठीक है, फिर आपके पास से जो पैसा आ रहेगा, दैट मनी शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज एग्रीकल्चरल इनकम। उस फार्म के ऊपर आपके फार्मर्स काम कर रहे हैं, आपके नौकर काम कर रहे हैं, आपको उसको बेच के पैसा मिल रहा है, फार्मर को बेच के नहीं, नौकर को बेच के नहीं, उन्होंने बनाए हुए प्रोड्यूस को बेच के पैसा मिल रहा है, उसको हम एग्रीकल्चर इनकम बोलेंगे, उसका प्रॉब्लम नहीं है। बट वो जो फार्म बिल्डिंग का रेंट आपको मिल रहा है, उसको हम एग्रीकल्चर इनकम नहीं बोलेंगे। क्लियर मैं कैसे बोल रहा हूँ? इट शुड बी एसेस टू लैंड रेवेन्यू, एंड इफ इट इज नॉट एसेस टू लैंड रेवेन्यू देन इट शुड बी इन रूरल एरिया। सर अभी रूरल एरिया का मतलब क्या? और सर हमारा अगर ना रूरल एरिया नहीं है, ऐसे थोड़ा सा अर्बन एरिया है, बट हमारा रूरल एरिया उसके साइड में चिपक के है, इधर पूना उधर मुल्शी। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? वो पूना के लोग मुल्शी को ऐसे जाते हैं ना सर, उसमें क्या बड़ी बात है, आराम से जा सकते हैं। कैन यू विजुअलाइज व्हाट इज हैपनिंग? तो सर भले ही हम लोग रूरल एरिया में है, तो भी हमारे साइड में ही इतना बड़ा सिटी है कि उधर के लोग आते रहते हैं, मतलब हमको वैसे भी पैसा मिल सकता है, तो कैसे कंसिडर करने का? तो दे हैव टोल्ड फार्म बिल्डिंग इनकम इज एग्रीकल्चर इफ पॉपुलेशन इज बिलो 10,000। जहाँ पे आपका फार्म बिल्डिंग है वो जगह का पॉपुलेशन इज बिलो 10,000 एंड द लैंड इज सिचुएटेड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ म्यूनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड। म्यूनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर रहेगा तो भी, मतलब ग्राम पंचायत नहीं है सर, म्यूनिसिपैलिटी है। आपने तो बोला रूरल एरिया, रूरल मतलब ग्राम पंचायत रहना चाहिए, बट हमारी जगह जो है वो म्यूनिसिपैलिटी के दायरे के अंदर आती है। हमारी जगह जो है वो कैंटोनमेंट बोर्ड के दायरे के अंदर आती है। कैंटोनमेंट बोर्ड मतलब क्या है? आर्मी कंट्रोल्ड एरिया। पूना के लोगों को तो सबको पता रहता है, चिंचवड़ वगैरह तुम जाते हो तो खड़की वड़की एरिया सब क्या है तुम्हारा? कैंटोनमेंट बोर्ड का एरिया। यहाँ पे कैंप में जाओगे दिन के सेकंड कैंटोनमेंट बोर्ड का एरिया आता है वहाँ पे। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो कैंटोनमेंट बोर्ड के जुरिस्डिक्शन के अंदर हमारी जमीन है, फिर म्यूनिसिपैलिटी के जुरिस्डिक्शन के अंदर हमारी जमीन है, तो सर मतलब रूरल तो है ही नहीं ना, म्यूनिसिपैलिटी मतलब सिटी बन गया। हम बोलते लेकिन फिर भी ज़रा ये बताओ कि तुम्हारे शहर का पॉपुलेशन कितना है? हमारे शहर का पॉपुलेशन सर 5,000 है। मैं बोलूँगा अरे ये तो बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशन है कि इतने छोटे शहर के लिए भी म्यूनिसिपैलिटी आ चुकी है, फिर कैंटोनमेंट बोर्ड था और उसके अंदर वो उसका ये आ गया है। शायद तुम्हारा पहले ग्राम पंचायत वगैरह ही था और वैसे ही चल रहा था, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने
एक नोटिफिकेशन लाके शायद म्यूनसिपैलिटी का दायरा बढ़ा के आपके विलेज को भी उसके अंदर ला लिया है, आपके विलेज को उसके अंदर लाया है, बट अभी भी आपका विलेज ही है, अभी भी वहाँ पे ज़्यादा कुछ फैसिलिटीज़ है नहीं, रोड ठीक से बने हुए नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, गार्बेज कलेक्शन सिस्टम नहीं है, छोटा ही है अभी तक पूरा। ओनली थिंग इज दैट नाउ इट इज इन द म्यूनसिपैलिटी। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? हम बोलेंगे ठीक है, तो बिलो 10,000 है ना, तो भले ही वो तुम्हारा म्यूनसिपैलिटी के अंदर है, मतलब म्यूनसिपैलिटी के ज्यूरिसडिक्शन के अंदर है, कैंटोनमेंट बोर्ड के ज्यूरिसडिक्शन के अंदर है, तो भी हम बोलेंगे कि इट विल उस पर्टिकुलर जमीन के ऊपर बांधे हुए फार्म बिल्डिंग के वजह से आने वाले इनकम को हम लोग एग्रीकल्चर इनकम मानने को तैयार है। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? गॉट द आइडिया? नेक्स्ट, नहीं सर हमारा ना पॉपुलेशन थोड़ा ज़्यादा है, 10,000 है या फिर 10,000 से ज़्यादा है, लेकिन 1 लाख से कम है। मैं बोलूँगा फिर अभी तुम्हारा ज़रा बड़ा शहर है, हम बोलो अभी एकदम छोटा सा गांव नहीं है, अभी थोड़ा बड़ा है। अगर ये बड़ा है तो इन दैट केस हम बोलेंगे द लैंड ऑन विच दैट फार्म बिल्डिंग इज देयर, द लैंड ऑन विच योर फार्म बिल्डिंग इज देयर, दैट शुड नॉट बी विद इन द बाउंड्रीज ऑफ म्यूनसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड, बट दैट शुड बी आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ म्यूनसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड। हाँ तो सर इधर बाउंड्री खत्म होता है, हमारा एग्जैक्टली बाहर है, मैं बोलूँगा नहीं चलेगा, वो तुम्हारे म्यूनसिपैलिटी या फिर कैंटोनमेंट बोर्ड के बाउंड्री के बाहर 2 किलोमीटर छोड़ने के आगे फिर अगर तुम्हारा जमीन रहेगा और उसके और फार्म बिल्डिंग रहेगा और उसके और तुमको इनकम मिलता रहेगा, तो उसको अभी भी छोड़ने को तैयार है, एग्रीकल्चर मानने को तैयार है, वो रूरल ऐसा कंसिडर करने को तैयार है। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? नहीं सर हमारा ना पॉपुलेशन थोड़ा ज़्यादा है, 1 लाख है या फिर 1 लाख से ज़्यादा है, लेकिन 10 लाख से कम है। बोलूँगा ये तो काफ़ी बड़ा है यार, द बिल्डिंग वेयर इट इज सिचुएटेड काफ़ी बड़ा है। बोलते हैं लेकिन सर इफ इट इज बियॉन्ड 6 किलोमीटर्स फ्रॉम द बाउंड्रीज ऑफ अ म्यूनसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड, तो हम बोलेंगे फिर भी इट विल बी अगेन ट्रीटेड एज रूरल एंड वी आर रेडी टू कंसिडर दैट उस फार्म बिल्डिंग का इनकम कैन बी कंसिडर एज एग्रीकल्चर इनकम, उसको हम छोड़ने को तैयार है। सर पॉपुलेशन अगर 10 लाख से ज़्यादा है तो फिर हम बोलेंगे इट शुड बी बियॉन्ड 8 किलोमीटर्स, इट शुड बी बियॉन्ड 8 किलोमीटर्स फ्रॉम द बाउंड्रीज ऑफ म्यूनसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड, तो हम बोलेंगे अभी भी वो क्या कंसिडर करेंगे, रूरल कंसिडर करेंगे, और उस फार्म बिल्डिंग का इनकम को हम लोग एग्रीकल्चर इनकम बोल के एग्जाम करने को तैयार है। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? फिर से एक बार, फार्म बिल्डिंग शुड बी लोकेटेड आइदर ऑन द फार्म लैंड और इट शुड बी इन द विसिनिटी ऑफ फार्म लैंड, इट शुड बी यूज आइदर बाय द कल्टिवेटर और बाय द रिसीवर ऑफ रेंट फॉर द पर्पज ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब आइदर एज अ ड्वेलिंग हाउस और एज अ स्टोरेज यूनिट। नेक्स्ट, इट शुड बी आइदर असेस्ड टू लैंड रेवेन्यू or local rates assessed and collected by the officers of the government, and it is not assessed to land revenue or local tax, then it should be in rural area. सर रूरल एरिया मतलब क्या कंसिडर करेंगे? फिर हम बोलेंगे कि फार्म बिल्डिंग जहाँ पे है उधर का पॉपुलेशन चेक करने का, और 10,000 से कम रहेगा तो इन दैट केस हम चेक भी नहीं करेंगे कि म्यूनसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड का बाउंड्री कहाँ पे है, दायरा कहाँ पे है, उसके अंदर हो के बाहर हो कुछ फर्क पड़ता नहीं, इट विल बी स्टिल कंसिडर रूरल एरिया एंड आपका फार्म बिल्डिंग की इनकम को लोग एग्जाम करने को तैयार है, रूरल मानने को तैयार है। समझ मैं क्या बोल रहा हूँ? सर हमारे फार्म बिल्डिंग को ना लैंड रेवेन्यू लगता नहीं है, लोकल टैक्स भी लगता नहीं है। मैं बोलता हूँ क्या बात करते हैं, नहीं लगता है? तो ये बता कि जहाँ पे तेरा फार्म बिल्डिंग है वहाँ पे पॉपुलेशन क्या है? सर 10,000 के ऊपर है। अच्छा कितना है? लेकिन सर 50,000 है। मैं बोलूँगा ठीक है 10,000 से ऊपर है लेकिन 50,000 से नीचे, फिर मुझे बता कि म्यूनसिपैलिटी की बाउंड्री के अंदर है क्या? बोलता है हाँ है। अब गया, अब तुझे टैक्स भरना पड़ेगा। अब इट इज़ नॉट रूरल, इट विल बी कंसिडर्ड एग्रीकल्चर, नहीं इट विल बी कंसिडर्ड नॉर्मल इनकम, और तुझे इसके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा। नहीं सर मेरा म्यूनसिपैलिटी के बाउंड्री के बाहर है। अच्छा बाउंड्री के बाहर मतलब बाउंड्री के जस्ट बाहर है क्या? नहीं सर बाउंड्री के बाहर 2 किलोमीटर के बाहर है। मैं बोलूँगा शाबाश, फिर अभी तुझे हम एग्रीकल्चर मानने को तैयार है। नहीं सर हमारा बिल्डिंग जहाँ पे ना उधर का पॉपुलेशन 1 लाख से भी ऊपर है। अच्छा 1 लाख से ऊपर है लेकिन कितना है? सर 10 लाख से नीचे है। अच्छा 1 लाख से ऊपर है, 10 लाख से नीचे है, फिर मुझे पता कि तेरा ज़मीन कहाँ पे है, उसके ऊपर लोकल टैक्स लग रहा है क्या, क्या बोलते हैं वो, लैंड रेवेन्यू लग रहा है क्या? बोलते हैं हाँ लग रहा है। लग रहा है तो टेंशन नहीं, देन यू गो देयर। लैंड रेवेन्यू लग रहा रहेगा, लोकल टैक्स लगता रहेगा, तो ये उसमें एक क्लासिफिकेशन दिखने को मिलता है कि एग्रीकल्चर है। जब लैंड रेवेन्यू और लोकल टैक्स नहीं तो हमको समझेगा कैसे कि सचमुच में ये एग्रीकल्चर है कि नहीं करके? समझा कि मैं क्या बोल रहा हूँ? इसके लिए हम ये बाकी क्या सब चीज़ें देखते रहते हैं। तो नहीं सर हमारा 1 लाख से ऊपर है, 10 लाख से नीचे। फिर बोलूँगा फिर म्यूनसिपैलिटी के अंदर आता है क्या? नहीं सर म्यूनसिपैलिटी के बाहर आता है। अच्छा कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर आता है? बोलते नहीं सर उसके बाहर आता है। बाहर मतलब कितना बाहर? 2 किलोमीटर के बाहर है क्या? बोलते नहीं सर हमारा अभी ना 6 किलोमीटर के बाहर है। अच्छा फिर अभी भी छोड़ने को तैयार हो? नहीं सर जहाँ पे मेरा बिल्डिंग है वो 10 लाख के ऊपर का पॉपुलेशन है और लैंड रेवेन्यू और लोकल टैक्स लगता नहीं है। क्या बोलते हैं? लोकल टैक्स लगता नहीं है, लैंड रेवेन्यू लगता नहीं है, और तू 10 लाख के ऊपर का पॉपुलेशन है, ऐसा कैसे हो गया? बोलते हैं सर हाँ हमारा ज़मीन को लगता नहीं है, बस बाकी कुछ नहीं। ठीक है फिर बता किधर है? म्यूनसिपैलिटी के अंदर है? बोलते हैं नहीं बाहर है। अच्छा कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर है क्या? नहीं वो भी बाहर है, उसका दायरा जितना है उसके भी बाहर है। बाहर है तो कितना बाहर है? 8 किलोमीटर के बाहर है। फिर अभी हम मानने को तैयार है कि रूरल है और उसको अभी भी लैंड रेवेन्यू का टैक्स रिसीट नहीं रहेगा, लोकल टैक्स का टैक्स रिसीट नहीं रहेगा, तो हम उसको एग्रीकल्चर मानने को तैयार है। क्लियर में कैसे बोल रहा हूँ? गॉट द आइडिया? अब इसका एक क्वेश्चन करना पड़ेगा वरना बाउंसर जाएगा क्या है क्या नहीं करके।
ये मैंने अभी दिखाया था उधर का चार्ट, वो फिर से बार यहाँ पे बताया हुआ है। जरूर चलो देखो फटाफट से, ABCDEFGHIJ ऐसा अलग अलग उन्होंने अपने को एरियाज बोल के रखा हुआ है। देख लो एक बार और डिसाइड करो तुम्हारे मन में क्या आता है कि एग्रीकल्चर है कि एग्रीकल्चर नहीं है। Shall I go ahead? Shall I check it? Shall I give you one more minute? नहीं सर आप देख लो, जो करना है आप कर लो ना। चलो ठीक है, देखो ये क्या है, एरिया कौन सा है, ए नाम का एरिया है। शॉर्टेस्ट एरियल डिस्टेंस फ्रॉम द लोकल लिमिट्स ऑफ म्यूनिसिपलिटी एंड कैंटोनमेंट बोर्ड रिफर टू आइटम नंबर ए कितना है, 1 किलोमीटर है, लेकिन पॉपुलेशन कितना है, 9000 है, मतलब बिलो 10,000 में चला गया। क्या रे समझ में कैसे बोल रहा हूँ मैं? बोलूँगा ठीक है, वुड द इनकम डिराइव्ड फ्रॉम फार्म बिल्डिंग सिचुएटेड इन दिस एरिया बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम? यस, क्योंकि हम बोलेंगे चलता है, ये छोटा रहेगा तो भी चलता है, भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसका पॉपुलेशन काफ़ी कम है। ऐसे जगह पे रास्ते रहेंगे, इसका गारंटी नहीं, सब कच्चा रास्ता रहेगा, पानी सप्लाई का, वाटर सप्लाई का पानी रहे वो भी कुछ नहीं रहेगा, मतलब यहाँ पे कोई आने वाला है नहीं। अगर फिर भी यहाँ पे कोई इनकम कमा नहीं सकता और इसने कमाया रहेगा तो सच में बेचारा का एग्रीकल्चर इनकम ही रहने का चांसेस है। जाने तो हम इसको पकड़ते नहीं बैठते, समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ, इसको छोड़ देंगे। विल कंसिडर इट, तुम्हारा 9th राउंड का, सॉरी तुम्हारा जो भी कुछ इनकम रहेगा इस जमीन की वजह से आने वाला, उसको हम एग्रीकल्चर इनकम बोल के छोड़ने को तैयार है, बिकॉज योर एंड दिस इज फार्म बिल्डिंग वाला इनकम। तो फार्म बिल्डिंग होने के बावजूद भी यहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन होने का चांसेस बहुत कम है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? जो बुढ़े हैं वो खुद नहीं आएंगे, जिनके बच्चे हैं वो अपने बच्चों को लेकर नहीं आएंगे, आएंगे तो कौन आएंगे? अगर कोई रहेगा तो बहुत यंगस्टर्स, दैट टू दे आर हैविंग दैट क्या बोलते हैं वाइल्ड कैंपिंग हैबिट्स वाला रहेगा, तो उन्हें तो कोई आता है, सब जगह पे नहीं आते ज़्यादा कहीं। सो यहाँ पे इनकम कमाना बहुत डिफिकल्ट है। यहाँ पे इनकम शायद सिर्फ किधर से कमा सकते हैं, स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, और नहीं तो वहाँ पे खुद रहना पड़ता है इसके लिए, और उसके तुझे पैसा मिलता रहेगा, वी आर रेडी टू एक्सेप्ट इट, नॉट अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट सेकंड वन बी है, वो 1.5 किलोमीटर वाला है। 1.5 किलोमीटर मतलब एक्चुअली स्पीकिंग हम बोलेंगे यार अभी तो म्यूनसिपैलिटी का ये दायरा है, समझिए म्यूनसिपैलिटी का ऑफिस है और ये म्यूनसिपैलिटी का बाउंड्री है, तुम बाउंड्री के बाहर हो, लेकिन बाहर किधर हो, 1.5 किलोमीटर बाहर हो। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? मैं बोलूँगा इसके अंदर खेल रहे हो क्या, किधर भी? अच्छा इधर खेल रहे हो। अब बताओ तुम्हारा जगह जहाँ पे है ना, उधर का पॉपुलेशन कितना है? सर उधर का पॉपुलेशन 12,000। मैं बोलूँगा गया खड्डे में, फिर 12,000 है, मतलब इट्स बिग पॉपुलेशन नाउ। तो अभी इस प्रॉपर्टी के इनकम को लैंड रेवेन्यू टैक्स भी नहीं लग रहा है और लोकल टैक्स भी नहीं लग रहा है, और तू मुझे बोल रहा है कि सर मैं एग्रीकल्चर इनकम करके कंसिडर कर। मैं बोलूँगा सॉरी यार, ये ज़मीन को मैं तब एग्रीकल्चर इनकम कंसिडर करता था अगर सपोज ये तुम 2 किलोमीटर के बाहर लेके जाते थे, तो सर ज़मीन को कैसे बाहर लेके जाओ, ज़मीन तो उधर ही रहेगा। मैं बोलूँगा फिर तो गया, अभी इनकम को क्या कंसिडर करने का, एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, ये तुम्हारा नॉर्मल इनकम है, एग्जाम कंसिडर करना पॉसिबल नहीं है। नहीं सर वो ज़मीन के ऊपर मैं एग्रीकल्चर एक्टिविटी करता हूँ, एग्रीकल्चर एक्टिविटी करके जो पैसा कमाता रहेगा एग्रीकल्चर है बाबा। मैं बोल रहा हूँ वो फार्म बिल्डिंग का पैसा जो मिलता रहेगा वो एग्रीकल्चर ने, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ? फार्म बिल्डिंग का पैसा एग्रीकल्चर नहीं, इतना ही बोल रहा हूँ। पहला 2 पॉइंट है ना, रेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, या फिर दूसरा वाला इनकम फ्रॉम एक्टिविटीज ऑफ एग्रीकल्चर नेचर, वो तुम्हारा एग्रीकल्चर है। मैं तीसरी की बात कर रहा हूँ, फार्म बिल्डिंग वाले इनकम को एग्रीकल्चर ट्रीट करूंगा कि नहीं करूंगा। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? नेक्स्ट सी में कितना, 2 किलोमीटर पे है, लेकिन 11 लाख है। बोला 11 लाख मतलब तो 10 लाख के ऊपर है, 10 लाख मतलब 8 किलोमीटर के बाहर जाना चाहिए राजा, और तू 11 लाख लेके 2 किलोमीटर के अंदर खेलता है, तुझे पकड़ेंगे। इट विल बी स्टिल कंसिडर्ड एज फुल्ली टैक्सेबल, मतलब इट इज नॉट एन एग्रीकल्चर इनकम। करता है का? नेक्स्ट डी 3 किलोमीटर के अंदर है, सॉरी 3 किलोमीटर दूर है, 3 किलोमीटर अंदर नहीं, 3 किलोमीटर दूर है, और पॉपुलेशन कितना 80,000। मैं बोलूँगा 80,000 मतलब 10,000 के ऊपर और 1 लाख के अंदर है, मतलब बियॉन्ड 2 किलोमीटर रहेगा तो छोड़ देंगे हम लोग। तो छोड़ दिया, देखो यस बोल दिया उसको, एग्रीकल्चर इनकम बोल के उसको छोड़ दिया। क्लियर ना? आर्य करते करे बड़ा? हो सर। ओके नेक्स्ट पार्ट, बाद में ई 4 किलोमीटर वाला है और 3 लाख। मैं बोलूँगा अरे यार 4 किलोमीटर 3 लाख मतलब तो 1 लाख के ऊपर है, 1 लाख के ऊपर है और 10 लाख के अंदर है, मतलब तुझे 6 किलोमीटर जाना चाहिए था। हम बोलेंगे सॉरी यार, आपका जो भी कुछ इनकम है वो सारा का सारा इनकम अभी हम लोग एग्रीकल्चर इनकम नहीं है ऐसा बोलेंगे, मतलब वो टैक्सेबल बन जाएगा। कौन सा वाला? फार्म बिल्डिंग का। फार्म बिल्डिंग का ये 3 लाख रुपये इनकम नहीं बाबा लोग, 3 लाख तो पॉपुलेशन है।
समझ रहे मैं कैसे बोल रहा हूँ? तुम बोलोगे हाँ सर नो इट इज़ नॉट एग्रीकल्चर, मतलब 3 लाख रुपये टैक्सेबल। 3 लाख रुपये है ही नहीं, इनकम कितना उन्होंने बोला नहीं अपने को। इनकम 10,000 रहेगा, 20,000 रहेगा, 40,000 रहेगा, 1 लाख रहेगा, 10 लाख रहेगा, वी डोंट नो व्हाट इज इनकम, बट वॉट एवर इज इनकम दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम। क्लियर? नेक्स्ट, फिर अभी 12 लाख है, मैं बोलूँगा 12 लाख मतलब किधर, 10 लाख के ऊपर है, मतलब 8 किलोमीटर के बाहर जाना चाहिए। तू रहता है कहाँ पे? 5 किलोमीटर में रहता है, इसका मतलब फार्म बिल्डिंग इनकम को एग्रीकल्चर इनकम बोल नहीं सकते हैं। नेक्स्ट 8,000, 8,000 मतलब 10,000 के अंदर, 10,000 के अंदर रहेगा तो तुमको म्यूनसिपैलिटी और कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर रहोगे तो भी खेलने को मिलता है, हम ये बोल सकते हैं। तुम तो 6 किलोमीटर बाहर गए, अच्छी बात है। इधर तो म्यूनसिपैलिटी के अंदर रहता तो भी हम ना नहीं बोलते, हम बोलते चलता है ठीक है, छोटा जगह है। गॉट द आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पेसिफाई? नेक्स्ट, बाद में 4 लाख, 4 लाख मतलब इधर 1 लाख के ऊपर, मतलब 6 किलोमीटर के ऊपर चाहिए, और उसका 7 लाख है, मतलब हम बोलेंगे चलेगा, तो 6 किलोमीटर के बाहर चला गया तो वी आर रेडी टू कंसिडर एग्रीकल्चर इनकम। 10.5 लाख मैं बोलूँगा, मतलब 10 लाख के ऊपर चला गया, मतलब 8 किलोमीटर के बाहर चाहिए, उसका बराबर 8 किलोमीटर है। इट शुड बी बियॉन्ड 8 किलोमीटर्स, इट शुड नॉट बी ऑन विद इन 8 किलोमीटर्स। क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ? ओके, तो उसको फिर से बार हम लोग टैक्स कर देंगे। एंड बाद में 15 लाख मतलब 8 किलोमीटर के बाहर चाहिए और 9 किलोमीटर है, मैं बोलूँगा शाबाश, इसको हम एग्रीकल्चर इनकम बोलने को तैयार है। सब कुछ समझा क्या? ये एग्जाम का ऑब्जेक्टिव का फेवरेट क्वेश्चन है, आ सकता है क्या? आ सकता है, लेकिन ये सिर्फ किसके लिए पकड़ने का? ये 8 किलोमीटर, 6 किलोमीटर और 2 किलोमीटर का लॉजिक फार्म बिल्डिंग की इनकम के लिए, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की इनकम के लिए नहीं, और रेंट के लिए नहीं, रेंट ऑफ लैंड के लिए नहीं, ये रेंट ऑफ बिल्डिंग आता रहेगा तो पकड़ने का। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? क्लियर? घर के बच्चे समझा क्या रहे? Yes, sir. Okay, very good. So income from farm building on farmland and in the vicinity of farmland occupied by either by the cultivator or by the receiver of rent in kind, used as a dwelling house or as a storage house. If all the three are yes or if anyone is no, ये तीनों को ऐसे किसी एक को भी ना बोल दिया उसने, बोलूँगा देन इट इज नॉट एन एग्रीकल्चर इनकम। नहीं सर तीनों हाँ बोला है, बोलूँगा फिर इज इट एसेस टू लैंड रेवेन्यू और लोकल टैक्स? यस, तो एग्रीकल्चर इनकम है। नहीं सर इट इज नॉट एसेस टू लैंड रेवेन्यू और लोकल टैक्स, मैं बोलूँगा फिर इज इट इन रूरल एरिया और इन अदर एरिया? रूरल एरिया रहेगा तो एग्रीकल्चर इनकम, एनी अदर एरिया तो अगेन नॉट एग्रीकल्चर इनकम। रूरल एरिया मतलब क्या? फिर वो पूछेंगे पॉपुलेशन बताओ, 10,000 के अंदर है कि 10,000 के ऊपर और 1 लाख के अंदर है कि 1 लाख के ऊपर और 10 लाख के अंदर है कि 10 लाख के ऊपर है। समझे? बस खत्म। कितना बजा? 2 बजा ना। टेक अ ब्रेक, आफ्टर द ब्रेक यू विल गो फॉर अकाउंट्स लेक्चर एंड बाद में लॉ लेक्चर और बाद में फिर से मेरा टैक्स का लेक्चर। तब हम लोग अगला पॉइंट करेंगे स्पेशल केसेस कौन सा है करके। ओके ठीक है।